नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। सम्राट अशोक जयंती उत्सव में आज की 5वीं कड़ी है और इस कड़ी के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी को अभिनंदन भी करता हूं ताकि आप काफी पिछले 5 से जुड़े हुए हैं। मित्रों, सम्राट अशोक की जो भी पहचान हुई है वो हमें सभी उनके अभिलेख, उनके पुरातत्वीय अवशेष से हुई है और इतिहास के पन्नों में अगर देखेंगे, इतिहास के जो प्रमाण हैं वो कहते हैं कि जब तक किसी के ऐतिहासिक या पुरातत्वीय प्रमाण प्राप्त न हो तब तक वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का होना मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की ऐतिहासिकता जो है, हिस्टोरिसिटी जो है, उसके लिए यह प्रमाण काफी है। इसी बात पर सम्राट अशोक की जो जीवनी है, उसके जो व्यक्तिमत्व है, वो हमें उसके अभिलेख और उनके पुरातत्वीय अवशेष या जो विरासत वो छोड़ गए हैं उसी से पता चलता है। आज के इस कड़ी में जो विषय हम लेके आ रहे हैं वो विषय है सम्राट अशोक की प्राचीन विरासत या उनका पुरातत्वीय अवशेष। इसी अवशेष से सम्राट अशोक की जीवनी, उनका व्यक्तिमत्व हमारे सामने व्याख्यान के रूप में पेश करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर विराग सोनटक्के सर। प्रोफेसर विराग सोनटक्के एक पुरातत्वविद है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इन्होंने अपने करियर जो है वो महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभाग में नागपुर और बाद में नासिक में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। उन्होंने कई पुरातत्वीय उत्खनन में भाग लेकर बहुत सारे प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ को ढूंढ निकाला है। फिलहाल प्रोफेसर सोनटक्के सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत इतिहास, संस्कृति और पुरातत्वीय विभाग में प्रोफेसर के तहत कार्यरत है। प्रोफेसर सोनटक्के सर सम्राट अशोक के अवशेष के ऊपर काफी अध्ययन किया हुआ है और कई वर्षों से इनका अभ्यास चल रहा है और आज वो हमारे सामने ये सारे अवशेष, पुरातत्वीय अवशेष सम्राट अशोक के हमारे सामने वो पेश करेंगे। मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि कृपया आप अपना माइक, आपका वीडियो ऑफ रखिएगा ताकि प्रोफेसर सोनटक्के सर को हम सही ढंग से सुन पाए। मैं हम सभी की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर विराग सोनटक्के सर को विनती करता हूं कि वो कृपया हमारे सामने आपका वीडियो ऑन कीजिएगा सर और कृपया आपके लेक्चर की शुरुआत कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत सर इस संगोष्ठी में। धन्यवाद सबको। नमो बुद्धाय। जी, मैं आप सभी का बहुत आभारी, विशेष कर हुसेकर सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे
अपने मत प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा व्यासपीठ है जहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इसके पहले अपने विचार प्रकट किए हैं, राजा अशोक के बारे में अपने मत प्रकट किए, और उस कड़ी की एक श्रृंखला के तौर पर आज मुझे राजा अशोक के बारे में, जो उसका पुरातत्वीय योगदान है भारतीय समाज व्यवस्था या भारतीय उपमहाद्वीप में, उसके योगदान की चर्चा करने का भाग्य मुझे प्राप्त है। तो मैं यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट के जरिए ये बातें समझने का प्रयास किया है और जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि आपको ये दिख रहा है और मेरा आवाज बिल्कुल दिख रहा है सर, स्पष्ट है? दिख रहा है सर, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हेलो सर, आपकी आवाज कम आ रही सर। हेलो ओके, ठीक है सर, आपकी आवाज कम आ रही है सर। हाँ, तो आज का जो विषय है वह राजा अशोक और उसका भारतीय पुरातत्व में योगदान, या राजा अशोक का भारतीय पुरातत्व में स्थान, इस विषय पे आज का मेरा व्याख्यान आयोजित किया गया है। और उसी के तहत मैं ये जानने का प्रयास करना चाह रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि अशोक का भारतीय पुरातत्व में क्या स्थान है, हम किस तौर पर अशोक को देखते हैं और अशोक ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसके आधार पर हम उसको सम्राट की उपाधि देते हैं। यह एक राजा जो भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखा हुआ है, उसी की चर्चा हम आज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अशोक के परिचय के बारे में आप सभी लोग ज्ञात हैं। यह मौर्य वंश का शासक था, बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रपौत्र। इसके कार्यकाल के विषय में थोड़ी बहुत मतभेद है, लेकिन हम मोटा तौर पर उसका कार्यकाल ईसा पूर्व 268 से 232 के बीच में मानते हैं। 36 वर्ष का उनका 36 से 38 वर्ष का शासन हमें दिखाई देता है। राजा अशोक अपने जीवन काल में भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्र का स्वामी हमें दिखाई देता है, जिनके अधीन उस समय का संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इतना विस्तृत एरिया समाहित दिखाई देता है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में पूर्वी भारत पर कलिंग का आक्रमण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हमें दिखाई देती है। और अपने अभिलेख में अशोक स्वतः कहते हैं कि युद्ध में अपरिमित हानि होने से मेरे मन में एक दुख की भावना उत्पन्न हुई, और इसी से हम ये मत बनाते हैं कि उनका मत परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया। और यह परिवर्तन की घटना ने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ हमें दिखाई देता है। इन विषयों पे बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। इस विषय में आज जो मेरा प्रमाण है वह पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर अशोक के कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं उसकी चर्चा करना। तो अगर हम अशोक के काल के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो हमें पता चलता है कि न भूतो न भविष्यति, जो मौर्य साम्राज्य के अधीन इतना व्यापक क्षेत्र था, ना उसके पूर्व कभी किसी राजा के हाथ में चला गया, और ना उसके बाद में हजारों सालों में इतने राजवंश हमें दिखाई देते हैं, जिनमें गुप्त बलशाली राजवंश दिखाई देते हैं, हर्ष दिखाई देते हैं, चोल दिखाई देते हैं। ये बड़े बड़े राजवंश भारतीय इतिहास में गौरव के पात्र हैं, लेकिन जितना भौगोलिक क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन था, उसके पास भी कोई और साम्राज्य हमें जाते हुए नहीं दिखाई देता। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, उस समय की स्थिति जहां पे अलेक्जेंडर के आक्रमण के पश्चात जो बलशाली राजा भारत के पश्चिम में बसे हुए थे, उनके साथ रहते हुए इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करना, इतना बड़ा साम्राज्य अक्षुण्य बनाए रखना, यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। राजा अशोक, चूंकि हम उसको आज अशोक कहते हैं, लेकिन अभिलेखों में उनका नाम हमें अशोक के तौर पर दिखाई देता है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो दुख रहित, शोक रहित और पीड़ा रहित। ऐसा माना जाता है कि
उनकी माता ने कहा था कि जब इनका जन्म हुआ तो वह दुख से रहित हो गई, पीड़ा से मुक्त हो गई, इसलिए उनका नाम अशोक रखा। अशोक के अभिलेखों में वह अपने आप को देवानाम प्रिय कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं के प्रिय के तौर पर हमें दिखाई देता है। राजा अपने आप को प्रियदसी भी कहते हैं। प्रियदसी वह जो सभी को स्नेह से मानता है। और ये जो देवानाम प्रिय और प्रियदसी है, इस नामों का जो प्रचलन है वह हमें सर्वप्रथम राजा अशोक के द्वारा ही दिखाई देता है, जो इसके बाद श्रीलंका के राजा और अशोक मौर्य काल के कुछ राजाओं द्वारा प्रचलित किया गया। अशोक की जानकारी के स्रोत अगर हम देखें तो बहुत व्यापक स्तर पर हमें अशोक की जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं, जिसमें अशोक के खुद के अभिलेख हैं जिनकी संख्या 33 से ज्यादा दिखाई देती है। उसके साथ साथ अशोक के परवर्ती जो राजा रहे हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख, जिसमें वो अशोक और सुदर्शन लेक के बारे में बात करता है। मध्य प्रदेश का सारू मारू अभिलेख, जो बहुत प्राचीन अभिलेख है, जो अशोक के उज्जैन में गवर्नर होने की बात करता है। उत्खनन के द्वारा हमें अशोक काल के बहुत से महत्वपूर्ण बातें पता चलती है, जिसके आधार पर हम अशोक के इतिहास के बारे में और ज्यादा जानने के सक्षम हो पाते हैं। उसके साथ साथ साहित्यिक साक्ष्यों में भी अशोक एक बहुत बड़ा नाम है, और शायद ही कोई और राजा को इतना बड़ा स्थान ग्रंथों में प्राप्त हुआ जो अशोक के मिला। भारतीय इतिहास में जो पहला बायोग्राफी लिखी गई वह भी संभवतः अशोक के नाम पर जाती है, जिसको हम अशोकवदान कहते हैं। वहां से हमें राजा के ऊपर चरित्र लिखने की परंपरा की शुरुआत दिखाई देती है। श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंशों महावंशों में अशोक के बारे में बहुत विपुल जानकारी प्राप्त होती है। उसके साथ साथ परवर्ती बुद्ध के ग्रंथ, जातक कथाएं, अन्य कथाओं में, ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में हमें राजा अशोक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास में राजा अशोक को जो स्थान प्राप्त हुआ है, उसके पास भी दूसरा राजा जाते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यही उसका श्रेष्ठत्व यहाँ हम समझने में सिद्ध कर सकते हैं। अशोक को भारतीय इतिहास में कुछ नई घटनाओं के लिए जाना जाता है, और भारतीय इतिहास में पहली बार हमें ऐसे कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर हम अशोक को और महत्वशाली और महत्वपूर्ण मानते हैं। राजा अशोक एकमात्र राजा है जो युद्ध नीति का त्याग करते हुए दिखाई देता है। वह धम्म के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है, धम्म को प्रसारित कर रहा है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कर रहा है, और आयोजन के पश्चात अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेज रहा है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि जब महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है तो दोनों भारत कभी भी वापस नहीं आते। दोनों का जीवन और मृत्यु श्रीलंका में ही घटित होती है। तो कितना समर्पण हमें दिखाई देता है, यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है। बौद्ध भिक्षुओं को भारत और भारत के बाहर बौद्ध धर्म के लिए भेजता है। यह पहली बार इतिहास में हो रहा है। इसके पहले हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती ही नहीं। लोगों से जुड़ने के लिए आज जो हम व्हाट्सएप और मोबाइल करते हैं, उस समय में राजा अशोक अभिलेखों के जरिए लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यह पहला प्रमाण है कि किस प्रकार से लोगों के अंत तक पहुंचने का प्रयास राजा करते हुए दिखाई दे रहा है। राजा स्वतः धम्म यात्राएं कर रहा है। इसके पहले वो युद्ध यात्रा करता था, अब वो धर्म यात्रा कर रहा है, जिसको हम धार्मिक पर्यटन का नाम दे सकते हैं। और आज जो सब तीर्थ यात्री जाते हैं, उसकी शुरुआत हम अशोक के काल से कर सकते हैं। अशोक वह पहला राजा दिखाई देता है कि मनुष्य के साथ साथ प्राणियों के ऊपर भी इतना ही ध्यान दे रहा है। प्राणियों को वध करने के लिए वो मना कर रहा है, प्राणियों का अस्पताल का निर्माण कर रहा है। तो ये इतिहास में पहली बार ये सारी घटनाएं हो रही है, जो आप सभी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इसके बारे में जानते ही हैं। इसी के साथ लेखन कला के भारत में प्राचीन उदाहरण शिलालेख के द्वारा हमें यहाँ अशोक के काल में प्राप्त होते हैं। भारत में 2200 सालों तक अशोक का काल रहा है। अभी 2200 साल हुए हैं। इतने लंबे समय में केवल अशोक के ही सबसे ज्यादा अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा राजा, उनके बहुत अभिलेख रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख हमें अशोक के दिखाई देते हैं। इनके अशोक के अभिलेख केवल एक स्थान में या एक क्षेत्र में समाहित न होके यह भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि राजा कितने व्यापक तौर पर अपने क्षेत्र को संयोजन कर रहा है। भारत में वह लोक भाषा का उपयोग कर रहा है, लोगों से बात करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने के लिए वह लोक भाषा का उपयोग कर रहा है। भारत के बाहर कंदहार और
पश्चिम भारत में वो वहाँ की भाषा ग्रीक और अरेमाइक का उपयोग कर रहा है, उनकी लिपियों का उपयोग कर रहा है, जिससे पता चलता है कि कितने आत्ममन से राजा अशोक ये बातें कर रहा है कि उसकी बातें लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमें अशोक के काल में दिखाई देती है, और उसके जो अभिलेख हमें दिखाई देते हैं वह महत्वपूर्ण मार्गों और व्यापारिक केंद्रों पर स्थापित है। इसका अर्थ इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजा की बातें सुन सके, राजा क्या कहना चाह रहा है उसको समझने का प्रयास कर सके। तो यह महत्वपूर्ण उदाहरण हमें प्रथम बार भारतीय इतिहास में प्राप्त है। अगर राजा को चरित्र के ऊपर में देखा जाए तो वह हमें उत्तम प्रशासक दिखाई देता है, विशाल क्षेत्र का स्वामी है, नए नए स्थापत्य निर्माण को करते हुए दिखाई दे रहा है। राजा उत्तम प्रबंधक है, अभिलेखों के द्वारा वो अपना प्रचार कर रहा है। वह अर्थशास्त्री है, वह करों का महत्व जानता है। रुमेंदई अभिलेख में राजा बलि नाम के कर को कम कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि करों का महत्व वह देख रहा है। व्यापारी मार्गों का प्रबंध वह कर रहा है, वह लोक कल्याणकारी है, रास्तों का निर्माण कर रहा है। उस समय भारत से पश्चिम के इसमें तक्षशिला और पूर्व के इसमें दक्षिण के इसमें सब जगह पे महामार्गों का निर्माण राजा अशोक के द्वारा दिखाई देता है। इसके साथ साथ वह बहुत हितकारी है, मानवों और पशु के लिए अस्पतालों का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ बहुत नई नई बातें करते हुए हमें दिखाई देता है, जिससे एक चारित्रवान राजा के तौर पर हम अशोक को भारतीय इतिहास में रख सकते हैं। अब हम अपने मुख्य विषय की ओर आते हैं कि पुरातत्व में राजा अशोक का क्या योगदान है। आज वर्तमान स्थिति में अशोक को हम पुरातत्व में किस संदर्भ में देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो कला के प्रसार के लिए पत्थरों का जो उपयोग है, पत्थरों पे जो कला का प्रसार होना चाहिए, उसका प्रारंभ हमें अशोक के काल में दिखाई देता है। बौद्ध स्तूप का जो निर्माण अशोक के पूर्व हुआ था, उसका व्यापक प्रचलन और उसका विकास हमें अशोक के काल से दिखाई देता है। स्तूप के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो विहारों का निर्माण है, उसमें भी व्यापक बढ़ोतरी हमें इस काल में दिखाई देती है। भारत में पहली बार, भारत में क्या, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार गुफा निर्माण, पत्थरों को खोद के गुफा निर्माण का जो प्रारंभ है वह हमें अशोक के काल में दिखाई देता है। पत्थरों के ऊपर मूर्तियों का निर्माण का प्रारंभ हम अशोक काल की देन मानते हैं। लेखन कला के विस्तार के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो ये कुछ नई नई बातें हैं जो पुरातत्व में अशोक एकमात्र ऐसा राजा है जो अपना महत्वपूर्ण स्थान 2000 से ज्यादा सालों में टिकाए हुए। हम इसी की चर्चा आने वाले स्लाइड्स में करने वाले हैं। तो अगर हम पुरातत्व में राजा अशोक को देखें तो हमें दिखाई देता है कि उन्होंने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया, बौद्ध भिक्षुओं के लिए वो विहारों का निर्माण किया, गुफाओं का निर्माण किया, पत्थरों को, चट्टानों को खोद के स्तंभ का निर्माण किया। पत्थरों के स्तंभों का भारत में सबसे प्रारंभिक उदाहरण हमें अशोक के दिखाई देते हैं। राजप्रसाद के प्रारंभिक उदाहरण हमें राजा अशोक के हैं, पाटलिपुत्र के। पत्थरों के ऊपर मूर्ति कला का जो प्रारंभ है अर्ली हिस्टोरिक में, वह अशोक के द्वारा दिखाई देता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु सभ्यता के अस्त के बाद लगभग 2000 सालों के बाद अशोक ही एकमात्र पहला राजा है जिसने मूर्ति कला का प्रारंभ करते हुए हमें दिखाया। केवल स्तंभ ही उसने नहीं बनवाए, स्तंभों के ऊपर अत्यंत सुंदर पशुओं की मूर्तियां बनवाई, जिसको हम तंब शीर्षक के नाम से जानते हैं। तो यह सारी बातें अशोक का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान और भारतीय पुरातत्व में महत्वपूर्ण स्थान बताता है। इसमें से हम प्रत्येक विषय की चर्चा विस्तृत तौर पे आने वाले स्लाइड के जरिए करने वाले। तो सबसे पहले हम स्तूप की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। स्तूप जो बौद्ध परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थापत्य है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। यह संख्या बहुत ज्यादा है, और क्या सही में किए होंगे या नहीं, इसके विषय में मतभेद विद्वानों के हैं। लेकिन आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अशोक ने अपने काल में कौन कौन से स्तूपों का निर्माण कराया और कौन कौन से स्तूप आज हमारे पास उनके अवशेषों के रूप में देखे जा सकते हैं। तो चीनी यात्री फाहियान और हेंसन दोनों बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं, और दोनों
अशोक राजा द्वारा बनाए गए कई स्तूपों का उल्लेख अपने किताबों में कर रहा है। अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया है। यह स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां बुद्ध स्वतः गए हैं, जहां बुद्ध के धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वहां पे स्तूपों का निर्माण हुआ है। उसी के साथ साथ महत्वपूर्ण शहर एवं व्यापारिक मार्गों में अशोक ने स्तूप का निर्माण किया है। अशोक का निगाली सागर अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। वह अशोक के राज्यकाल के 14वें वर्ष का है और वह स्वतः कहता है कि कनक मुनि के स्तूप को उसने द्विगुणित किया। मतलब कनक मुनि का स्तूप पहले से बना हुआ था, उस स्तूप का विस्तार हमें अशोक के द्वारा करता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती स्तूप थे उन सारे स्तूपों का विकास और उद्धार अशोक के द्वारा किया। अशोक के पूर्व अगर हम भारतीय पुरातत्व में देखें तो जो सारे स्तूप बनाए गए थे वो स्तूप मिट्टी से निर्मित स्तूपों का अपनी, चूंकि वो धार्मिक थे लेकिन उसका इनका बाहर ओपन एयर में रहना ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वातावरण के संबंध में आके बारिश के साथ, धूप के साथ उसका विघटन होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर देखरेख की बहुत व्यवस्था की जाती है। तो अशोक ने ये बातों को समझा और अशोक ने जब स्तूपों का निर्माण कराया तो मिट्टी के स्थान पर अशोक ने ईंटों को चुना। जली हुई पकी हुई ईंटों के द्वारा वह स्तूपों का निर्माण कराया, जिसके कारण स्तूप का आकार तो बढ़ ही गया, लेकिन स्तूप का जो आयुष्मान था, जो उसकी लाइफ थी, वह भी बढ़ गई। यह बहुत महत्वपूर्ण बदल जो भारतीय इतिहास में हमें पहली बार दिखाई देता है। स्तूप निर्माण के साथ साथ अलंकरण की पद्धति में भी हमें बदलाव अशोक के द्वारा दिखाई देता है। चूंकि यह धार्मिक वास्तु है और धार्मिक वस्तु का सुरक्षा करने की दृष्टि से वेदिका का निर्माण भी हमें अशोक के काल से ही उसके उदाहरण प्राप्त होने लगते हैं। अशोक का रुमेंदई अभिलेख में प्रस्तर वेदिका का उल्लेख यह इस बात का साक्ष्य है कि स्तूपों को सुरक्षा प्रोवाइड करने के अनुसार अशोक ने वेदिका का निर्माण शुरू किया था और यही वेदिका का जो विकास है वो हमें बाद में भरहुत, सांची, पौनी, अमरावती और दक्षिण भारत के विभिन्न स्तूपों में हमें दिखाई देता है। अशोक ही एकमात्र राजा है या प्रथम राजा है जिसने स्तूप के पास अपने पत्थर के स्तंभ स्थापित किए। तो वो जानता था कि उसका स्थान कितना महत्वपूर्ण है, वहां पे लोग आ रहे हैं, धर्म के प्रचारक वहां पे जा रहे हैं अपनी बातें कहने के लिए, इससे अच्छा स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत ही दूरदृष्टि से राजा अशोक ने ये सारे कार्य किए। चलिए हम स्तूप के ऊपर में और ज्यादा प्रकाश डालते हुए ये प्रयास करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो अशोक के पूर्व आप सभी जानते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थियों के 8 हिस्सों में विभाजन किया गया, जिसमें अजात शत्रु ने मगध में स्तूप बनवाया या राजगृह में, लिच्छवियों ने वैशाली में बनवाया, शाक्यों ने कपिलवस्तु में बनवाया, बुलियों ने अलकप्प में बनवाया, कोरियों ने रामग्राम में, मल्लों ने पावा में और कुशीनगर में और वेटपीठ में। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साथ ही हमें दिखाई देता है। अशोक जब 84,000 स्तूपों की बात करता है तो उसमें यह भी बात आती है कि इन 8 में से 7 स्तूपों को अशोक ने उत्खनन किया और बुद्ध की जो अस्थियां है उसको वर्गीकृत करके इन स्तूपों का निर्माण कराया। तो अशोक ने जब इनका उत्खनन कराया तो ये स्तूप सारे मिट्टी के बने हुए थे। इन मिट्टी के स्तूपों को उत्खनन करने के बाद, बुद्ध के अस्थियों को जमा करने के बाद अशोक ने इन स्तूपों के ऊपर ईंटों का आच्छादन करने की प्रक्रिया भी हमें दिखाई देती है, जो इन स्तूपों का आयुष्मान बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। और इसी के तौर पर हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्तूप अशोक के काल के दिखाई देते। तो जैसा मैंने कहा और प्राचीन भारतीय स्रोत भी कह रहे हैं कि महावंश में कहा गया है और अशोक अवदान में कहा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। महावंश कह रहा है कि अशोक ने 84,000 विहार बनवाए। मोगलीपुत्र तिस्स जो उनका समकालीन है वह कह रहा है कि बौद्ध धर्म में 84,000 खंड थे और इसी खंड के अनुसार अशोक ने इतने सारे स्तूपों की रचनाएं की। वर्तमान स्थिति में हमारे पास कुछ ही स्तूप अभी शिल्लक बचे हुए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों की चर्चा आज के
लेक्चर में हम करने वाले हैं, जिसमें धर्मराजी का स्तूप तक्षशिला का, धर्मराजी का स्तूप सारनाथ का, सांची का स्तूप, मुंबई सोपारा का स्तूप और पाटलिपुत्र के स्तूप, इनकी चर्चाएं हम आने वाले स्लाइड्स के जरिए समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तक्षशिला से, जिसका नाम है धर्मराजी का स्तूप। जैसा अशोकावदान के अनुसार राजा अशोक राजा बनने के पूर्व तक्षशिला का गवर्नर था, तो उसका पहले से एक प्रेम था तक्षशिला के ऊपर, और यहाँ पे एक स्तूप मिलता है जिसका नाम है धर्मराजी का। अब धर्मराजी का अर्थ क्या होगा, इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। धर्मराजी का, जिसको लोग धर्मराज के नाम से जानते हैं, तो कुछ विद्वान उसकी पहचान भगवान बुद्ध से करते हैं कि बुद्ध जो धर्म के राजा है, जिन्होंने धर्म का आयोजन किया, धर्म का प्रचलन किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजा अशोक भी धर्मराज है और जिसका वर्तन धर्म के अनुसार हो रहा है। तो चाहे जो भी हो, धर्मराजी का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक बहुत बड़ा स्तूप हमें आज दिखाई देता है, और यह संपूर्ण मध्य एशिया का सर्वाधिक बड़े स्तूपों में से एक स्तूप और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्तूप के तौर पे आज हम जानते हैं। तक्षशिला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है और बुद्ध के काल से ही यह बहुत प्रभावशाली नगरी के तौर पर जाना जाता है। 16 महाजनपदों में भी तक्षशिला का नाम आता है, और मध्य एशिया और चीन के साथ व्यापारिक केंद्र में आने के कारण इसकी हमेशा से इतिहास में एक गौरव का स्थान रहा है। यहाँ पे हमें 3 बड़े बड़े आर्कियोलॉजिकल माउंट्स दिखाई देते हैं, भीर, सिरकुप और सिरमुक, जो भारत और ग्रीक लोगों के द्वारा स्थापित किए गए थे, जहाँ का उत्खनन बहुत पहले ही ब्रिटिश इतिहासकारों के जरिए हुआ है, जिसमें सबसे पहले चीनी यात्री हेनसांग उसका उल्लेख करता है। उसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम भी धर्मराजी का स्तूप का उल्लेख करता है, और 1913 में जॉन मार्शल इस उत्खनन को भली भांति उत्खनित करते हैं, इस पुरास्थल को, और उनके उत्खनन के आधार पर वह इस स्तूप के कालक्रम को जानने का प्रयास करते हैं। यह जो स्तूप है, यह एक बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र रहा है। अशोक के काल में निर्मित होने के कारण इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन उसके बाद कुषाण काल में, उसके बाद ग्रीक के राजाओं ने, शकों ने उस स्तूपों का उद्धार किया और स्तूप के आसपास असंख्य वास्तुओं का निर्माण करने के प्रकरण हमें यहाँ पे दिखाई देते। इस स्तूप का ऐतिहासिक महत्व और पुरातत्वीय आधार पर 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में स्थित धर्मराजी का स्तूप के बारे में क्या हमारे पास वस्तुतः स्थिति में है। अगर हम उस मानचित्र को देखें तो वर्तमान पाकिस्तान में जो भीर माउंट है, जो सर्वाधिक प्राचीन पुरातत्वीय स्थल है, और दूसरा स्थल सिरकप है और तीसरा सिरमुख है। ये 3 शहर तक्षशिला में विभिन्न कालों में बसाए गए हैं, और इनके दूर यहाँ पे हमें धर्मराजी का स्तूप का स्थान दिखाई देता है। अगर हम एयर फोटो में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्वतंत्र जगह में नदी के किनारे पे धर्मराजी का स्तूप, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, यह स्तूप है, और स्तूप के आसपास जो वास्तुएं आपको दिखाई दे रही है, ये सारी वास्तुएं बौद्ध विहार और मनोति स्तूप है, जो विभिन्न कालों में बनाए गए हैं। यह एक उत्खनित स्थल है सिरकप, जो मार्शल के द्वारा उत्खनित किया गया है। आप देख सकते हैं कि तक्षशिला का उस समय का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक मुख्य सड़क और मुख्य सड़क के दोनों ओर यह शहर का निर्माण हमें दिखाई देता है। अगर आप देखें तो यह संपूर्ण शहर बौद्ध धर्म का होते हुए दिखाई दे रहा है, और शहर के बीच में हमें ये एक अपसाइडल टेम्पल के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, और विद्वान कहते हैं कि यह भी उतना ही प्रामाणिक और उतना ही प्राचीन एक वास्तु अवशेष रहा होगा। तो आप देख सकते हैं तक्षशिला का महत्व उस समय कितना व्यापारिक स्थान पर रहा होगा। इसीलिए उस स्थान को देखते हुए राजा अशोक ने अपने स्तूप का निर्माण यहाँ पे करने के उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो यह उसका प्लान है, जहां पे हम देखते हैं कि यह मुख्य स्तूप है,
जो अशोक के काल की रचनाएं हैं, जो काला वाला पार्ट है वह सॉलिड अशोक के काल का है। उसके बाद यहाँ विभिन्न कालों में कुषाण, शक और बाद में ग्रीक लोगों ने यहाँ पे बहुत बार स्थापत्य का निर्माण किया और यह भी बहुत सारे अन्य स्थापत्य काल के अनुसार बनते हैं। यह सबसे बड़ा स्तूप है, इसका प्लान वर्तुलाकार है और जो मध्य भाग है वो पत्थर से निर्मित है। क्योंकि यहाँ पे पत्थर की बहुतायत है इसलिए स्तूप पत्थर से बना हुआ है। और मार्शल के अनुसार यहाँ पे अशोक के स्तंभ भी रहा होगा और अशोक के बाद कई चरणों में इस स्तूप का निर्माण होने के प्रमाण हमारे पास दिखाई देते हैं। तो यह वर्तमान स्थिति में अगर हम स्तूप को देखें तो हमें ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। चूंकि ये संपूर्ण जो स्तूप है इसमें बार बार काल के अनुसार स्थापत्य होने के कारण अशोक की जो रचनाएं हैं वह इसके अंदर छुप गई है, लेकिन फिर भी जो मूल प्लान है वह राजा अशोक के द्वारा निर्मित हमें दिखाई देता है। और उसके बाद जो अन्य स्थापत्य है वह सारे इस स्थान को महत्व को बताते हैं। अगर हम उसको पास से देखें तो पता चलता है कि अशोक का यह मुख्य स्तूप रहा होगा, जिसके बाद में इसमें कुषाण काल में यह और उसका व्यास बढ़ा के 4 दिशाओं में 4 सीढ़ियां वहां बनाई गई है, मेधी बनाई गई है और आसपास बहुत सारे अन्य वास्तुओं का निर्माण भी हमें दिखाई देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है अशोक के काल की जो वर्तमान पाकिस्तान में। उत्खनन में हमें मार्शल के द्वारा उत्खनन में स्तूप के अंदर हमें एक बुद्ध के धातु अवशेष की प्राप्त हुए हैं और उसमें एक पात्र के अंदर अन्य पात्रों के कुछ उदाहरण प्राप्त हुए हैं। एक स्टियाटाइट पात्र के अंदर हमें चांदी का पात्र और चांदी के पात्र के अंदर हमें सोने का पात्र प्राप्त हुआ है और जिसमें एक आदमी ने ये एक दान दिया था। उस आदमी का नाम उर्सकेस था जो नोआचा का निवासी था और वह कुषाण काल में वह कहता है कि मैंने ये अभिलेख दान दिया है सारे लोगों के भौतिक सुख और शांति के लिए। तो पता चलता है कि कितने महत्वपूर्ण स्थान यह राजा अशोक के बाद भी रहा। अब हम भारत में आते हैं और सारनाथ, आप सभी लोग इस स्थान से भली भांति वाकिफ है क्योंकि यह बौद्ध धर्म का जन्म स्थान के नाम से हम जिसको जानते हैं। सारनाथ में बहुत सारे लोग जब आते हैं तो धम्मिक स्तूप को देखते हैं जो सबसे वर्तमान में सबसे ऊंचा स्तूप है। लेकिन धम्मिक स्तूप के आने के पहले यहाँ एक रचना दिखाई देती है जिसका नाम है धर्मराजी का स्तूप और यही धर्मराजी का स्तूप हम जानते हैं कि यह अशोक काल की रचना है। ये उतना ही प्राचीन है और यह प्राचीनतम अवशेष हमें सारनाथ के दिखाई देते हैं। अगर हम एरियल व्यू में देखें तो यह जहां मेरा कर्सर घूम रहा है यह धर्मराजी का स्तूप है और यह वो स्तूप है धम्मिक स्तूप जिसमें सभी लोग जाके आज इसी स्तूप को ज्यादा लोकप्रिय स्थान प्राप्त है। तो धर्मराजी का स्तूप जो सारनाथ में है यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है और इसके विभिन्न नाम हमें भारतीय पुरातत्व में अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। इसको ऋषिपत्तन के नाम से जानते हैं, मृगदाव या मृगदाय के नाम से जानते हैं। शिलालेखों में इसका उल्लेख धर्म चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन विहार के नाम से आता है। 12वीं शताब्दी के अभिलेख तक, 12वीं शताब्दी तक मतलब अशोक के गुजर जाने के 1000 साल के बाद तक हम जानते हैं कि स्थान का नाम धर्म चक्र प्रवर्तन लोगों के बीच में प्रचलित। यह जो धर्मराजी का स्तूप है यह प्राचीन स्तूप के अवशेष हमें आज प्राप्त होते हैं और यह भी मौर्य काल की रचना है। मौर्य काल के बाद कुषाण काल में भी इसका व्यास बढ़ाया गया और तक्षशिला के जैसे 4 दिशाओं में 4 सीढ़ियों के प्रमाण हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसमें स्तूप के पास हमें वेदिका के प्रमाण भी उत्खनन में प्राप्त होते हैं और वेदिका के प्रारंभिक उदाहरण के तौर पे हम जिसको जानते हैं। अशोक के काल की जो रचना है वह स्तूप केवल 13 मीटर का था जो बाद में आज का जो मुख्य है यह बाद के काल की रचना हमें दिखाई देते हैं। अशोक का जो स्तूप था वो इष्टिका से निर्मित था। उसने इष्टिका के साथ साथ प्रदक्षिणा पथ का भी निर्माण किया था और स्तूप के पास बाद के काल में हम बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप जिसको हम वोटिव स्तूप या मनोत्ति स्तूप देखते हैं जो आप सभी लोग देख सकते हैं। धर्मराजी का स्तूप आप आज केवल इसके बेस के प्रमाण ही हमारे पास शिल्लक है, हमारे पास बचे हुए हैं।
एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस स्तूप के साथ जुड़ी हुई है। सन 1794 में बनारस के राजा चेत सिंह, उनके जो दीवान थे जगत सिंह, उन्होंने धर्मराजी का स्तूप की जो ईंटों थी, उस ईंटों का निर्माण सामग्री के लिए उपयोग करने का ठाना और स्तूप का खुदाई शुरू कर दी। वह इस बारे में जान ही नहीं सके कि यह स्तूप बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और यही खुदाई में जो वो ईंटों का निर्माण, ईंटों का उपयोग निर्माण सामग्री के लिए कर रहे हैं, तो स्तूप के भीतर उनको हरे रंग के कलश में बौद्ध धातु के अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें बुद्ध की अस्थियां थी। अज्ञानता के कारण जगत सिंह ने वो धातु अवशेष गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए और भारत का जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे वह नष्ट हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमें यहाँ दिखाई देती है। सन 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बचे हुए स्तूप का जो भाग था उसका उत्खनन किया और उनको उस उत्खनन में एक पत्थर की पेटी प्राप्त हुई, जो वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में स्थित है। सन 1907-8 में सर जॉन मार्शल ने इसका पुनः उत्खनन किया और उत्खनन के स्थान पर इसका क्रमवार निर्माण की बातें बताई। जो सबसे अर्लीस्ट निर्माण था वो मौर्य काल का था, अशोक का, उसके बाद कुषाण और उसके बाद गुप्त काल की रचना अलेक्जेंडर, ये जॉन मार्शल हमें बताते। तो एक लंबा क्रम हमें इस स्तूप का दिखाई देता है। वर्तमान स्थिति में आप इसको देख सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक स्तूप है जिसका नाम है केसरिया स्तूप। यह बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है क्योंकि इसका जो स्थापत्य है यह अन्य स्थापत्य से बहुत ज्यादा विपरीत। यह बिहार के चंपारण जिले में है, जो पटना से 100 किलोमीटर पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप के स्थान पर इसका स्थान प्राप्त है और इतिहासकार यह भी कहते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। चीनी यात्री फाहियान एवं हेनसेंग इसकी चर्चा करते हैं। फाहियान अपने ग्रंथ में कहते हैं कि केसरिया वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के ठीक पहले, जब वो कुशीनगर जा रहे थे, तब यहाँ पे एक रात विश्राम किया था। और जब वैशाली के लोगों को पता चला कि यह बुद्ध का अंतिम पड़ाव है, तब वह उन्होंने, उनके हाथ में जो भिक्षा पात्र था वह उन्होंने वैशाली के लोगों को दे दिया और उसके बाद वह कुशीनगर के लिए प्रस्थान कर गए। तो यह बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के तौर पर जानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध ने जो भिक्षा पात्र इनको दिया था, उसी भिक्षा पात्र के ऊपर इस स्तूप का निर्माण कराया गया। तो यह भारत का पहला पारिभोगिक स्तूप के स्थान पर माना जाता है, जो बौद्ध अस्थि अवशेषों के विपरीत उनके उनके भिक्षा पात्र पे निर्मित। केसरिया का जो स्थान है वह बहुत व्यापारिक स्थान है, जो वैशाली से कुशीनगर की ओर जाने में महत्वपूर्ण पड़ाव है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसका दौरा किया था, उसका सर्वेक्षण किया था और इसकी पहचान की थी। और उनके अनुसार जो मूल स्तूप रहा होगा वह मौर्य काल का रहा होगा और जिसकी ऊंचाई 70 फुट की थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसकी रचना, जैसा मैंने कहा, बहुत विलक्षण है। यह अपने आप में अद्भुत है कि एक टीले के स्वरूप में हमें यह दिखाई देता है, जिसका आकार 400 फीट का और ऊंचाई 100 फीट की दिखाई देती है। और वर्तमान स्वरूप में यह 7 मंजिलों में विभक्त है, जो नीचे से ऊपर क्रमवार कम होती जाती है। हर मंजिल पर ब्रैकेट बने हुए हैं, जो खांचे खांचे बने हुए हैं, जिसमें छोटे कमरे दिखाई देते हैं। और बाद के काल में इन कमरों पर बुद्ध की मूर्तियां विराजमान थी, यह हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। भारत में यह अपने तरह का एकमात्र उदाहरण है। और अगर हम देखें तो आप सभी को इंडोनेशिया जावा का बोरोबुदुर स्तूप पता होगा। और ऐसा माना जाता है कि बोरोबुदुर स्तूप का जो प्लान है वह केसरिया स्तूप से लिया गया है, क्योंकि यह उससे बहुत प्राचीन स्तूप। अगर हम उसको देखें तो पता चलता है कि कितने विस्तृत स्वरूप में यह स्तूप निर्मित है। और इसका अगर हम प्लान की चर्चा करें तो यह वर्तुलाकार प्लान हमें दिखाई देता है, जो नीचे से ऊपर तक क्रमवार क्रम होते हुए दिखाई देता है। और यह जो प्लान है, जो स्क्वायर प्लान है, यह बोरोबुदुर का है। तो आप देख सकते हैं केवल वर्तुल और स्क्वायर का विभाजन के अलावा दोनों में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। इसीलिए विद्वान यह मानते हैं कि यह केसरिया स्तूप ने बोरोबुदुर के स्तूप को
स्तूप को इन्फ्लुएंस किया हो। जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, और इसी में उस समय में बुद्ध मूर्तियां रखने के अवशेष हमें उत्खनन में प्राप्त हुए। इसका उत्खनन पटना सर्कल के द्वारा नियत किया जा रहा है, लेकिन केवल कुछ हिस्से का ही उत्खनन अभी तक किया गया है। अभी तक इसके पूर्ण हिस्से का स्वरूप हमें अप्राप्त है। अब हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र चूंकि भारत की प्राचीनतम राजधानी रही है, अब चूंकि अशोक वहां रहा है, उसका जन्म संभवतः पाटलिपुत्र में हुआ है, और जब वह बौद्ध धर्म का प्रसार कर रहा है तो उसकी शुरुआत भी संभवतः उसने पाटलिपुत्र से की गई होगी, ऐसा हम अनुमान लगाते। पाटलिपुत्र में स्तूप होने की चर्चाएं हमें बहुत दिखी, और बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं कि पाटलिपुत्र में कभी स्तूप रहा होगा, क्योंकि उस शहर का आकार इतना बड़ा है और इतने हजारों सालों पे वहां बस्ती का निर्माण हुआ है। तो जब बुद्ध धर्म का रास पतन हो रहा था, तो जब ये स्तूप थे, उन स्तूपों के ऊपर भी आधुनिक काल में बस्तियां बसाई गई, जिससे उसके प्रारंभिक उदाहरण हमारे पास प्राप्त नहीं। तो ब्रिटिश उत्खननकर्ता जब उत्खनन कर रहे थे पाटलिपुत्र का, तब उन्होंने पाटलिपुत्र के पास छोटी पहाड़ी नाम की जगह थी, जो कुम्रहार, जो राजप्रासाद के नाम से जाना जाता है पटना में, वहां से केवल 1.5 किलोमीटर पे दूर पर उनको स्तूप के टीले के प्रमाण प्राप्त हुए। हेनसेंग जब भारत में आता है, तो वह भी यह वर्णन करता है कि पाटलिपुत्र में स्तूप है, लेकिन बौद्ध धर्म का वहां पतन हो गया है और स्तूप उसी काल में खंडहर की अवस्था में चला गया है। तो जिससे पता चलता है कि उसी काल से स्तूप का रखरखाव नहीं किया गया होगा। और हेनसेंग वही बताता है कि जो अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, उसमें सर्वप्रथम स्तूप संभवतः पाटलिपुत्र से ही उसने शुरू किया होगा। हेनसेंग यह भी बताता है कि तथागत बुद्ध के अवशेष पर यह स्तूप का निर्माण किया गया होगा, और वह यह भी बताता है कि स्तूप के समीप ही विहार। अब हमें यह नहीं पता, क्योंकि पाटलिपुत्र का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शहर था। तो जो भी हेनसेंग बात कर रहा है, कौन से स्थल की बात कर रहा है, इसके बारे में हम नहीं जान पाते। तो जब इसका सर्वेक्षण किया गया 1800 लगभग 1899 में, तब वहां पे छोटी पहाड़ी में एक टीले के प्रमाण प्राप्त हुए, और वैडल महोदय जो उत्खनन कर रहे थे, उनको लगा कि ये बौद्ध स्तूप रहा होगा, तो उन्होंने वहां पे उत्खनन करना शुरू किया। चूंकि उत्खनन की पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक नहीं थी, तो हम ये नहीं जान पाए कि उन्होंने उत्खनन के द्वारा कौन कौन से क्रम प्राप्त हुए हैं। लेकिन ईंटों का जो आकार है, उन ईंटों के आकार पर हम ये निश्चित तौर पर जान पाते हैं कि यह स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित था, जिसका व्यास 32 मीटर था, और वाडल के अनुसार यह स्तूप मौर्य काल का राजा अशोक के द्वारा निर्मित था। वाडल ने अपनी किताब पाटलिपुत्र में एक मानचित्र बनाया है। उस मानचित्र में, ये किताब लगभग 100 साल पुरानी है, इसमें यह गंगा नदी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, और यह सोन नदी का प्रवाह है। यह जो काला सर्कल है, यह पाटलिपुत्र शहर का व्याप है। इस शहर से 1.5 किलोमीटर पे हमें यह छोटी पहाड़ी दिखाई दे रही है, जो हमें स्तूप के नाम से वाडल महोदय कहते हैं। अगर हम उसके उत्खनन में यह फोटो प्रकाशित है, तो हम देख सकते हैं कि उसी समय में वहां पे लोगों के घर बने हुए। तो आज हम यह स्थान को नहीं समझ पाते कि यह स्थान कौन सा है, और इसी समय में उन्होंने जो उत्खनन किया, वो उन्होंने एक टॉप टू बॉटम संपूर्ण उत्खनन किया है। उत्खनन की विधि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने स्तूप के अस्थि अवशेष प्राप्त करने के लिए उत्खनन किया है, जिससे हम नहीं समझ पाए कि यह स्तूप किस किस कालों में बनाया गया था। हालांकि यह जो सेंटर में लगता है कि यष्टि का प्रमाण रहा होगा, चूंकि इनको उत्खनन में कोई भी अस्थि अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके द्वारा यह जान पाए कि यह स्तूप बुद्ध के अवशेष पे रखा था या नहीं। उसके साथ वाडेल महोदय को एक अन्य स्तूप की उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि पाटलिपुत्र के पास बहादुरपुर नाम का एक दरगाह था। उस दरगाह में यह वेदिका के जो स्तंभ थे, वहां वो खड़े हुए थे। चूंकि ये कहाँ से लाए गए उनको नहीं पता था, और ना ही जो दरगाह का मालिक था उसको पता था। और चूंकि उसी समय में 1900 शती में ही इतना अतिक्रमण वहां पे हो चुका था कि उस स्थान की खोज करना ही असंभव था। तो जिससे हम जान सकते हैं कि लगभग पाटलिपुत्र में
कम से कम 2 स्तूप की निर्माण राजा अशोक के द्वारा हो चुका था। एक स्तूप जो छोटी पहाड़ी पे था और दूसरा स्तूप जो संभवतः बहादुरपुर में कहीं तो भी बना गया। इस स्तूप की जो वेदिकाएं हैं जो हमें प्रारंभिक कला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो निश्चित तौर पर मौर्य काल में आरंभ हुए होंगे। दुर्भाग्य से इनका स्थान हमारे पास पहुंच नहीं पाया, लेकिन वाडल महोदय को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपने किताब में इसका वर्णन किया। उसके बाद हम वैशाली पे आते हैं। आप सभी जानते हैं वैशाली यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है बौद्ध धर्म में। यह जिसको बसाड़ और कोल्हुआ के नाम से जानते हैं, लिच्छवियों का प्रारंभिक क्षेत्र रहा है, जिसको विश्व का प्रथम गणतंत्र के नाम से जानते हैं। तथागत बुद्ध की यह प्रिय नगरी रही है और बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी यहाँ पे दिया। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध संगीति बौद्ध परिषद हुई वह भी वैशाली में आयोजित हुई है। यहाँ पे अशोक और अशोक के पूर्व भी स्तूप का निर्माण हुआ था। अशोक ने यहाँ पे एक अशोक स्तंभ का निर्माण कराया जिसका ऊंचाई 18 मीटर के आसपास थी। फाहियान और हेनसंग दोनों यहाँ पे आए हैं, दोनों ने यहाँ पे अशोक स्तंभ और स्तूप की चर्चा की है। बहुत ब्रिटिश इतिहासकारों ने विद्वानों ने यहाँ पे सर्वेक्षण किया है, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले है जिन्होंने 1861-62 में जो वैशाली की खोज करने का श्रेय इनको जाता है। उसके बाद टी ब्लॉक, स्पूनर, कृष्णदेव, बीपी सिन्हा उन्होंने उत्खनन करते हुए इस स्थान के विभिन्न पुरावशेष हमारे सामने प्रस्तुत किए। जैसा हमने देखा कि महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों पे 8 स्तूप बनाए थे, उसमें एक स्तूप लिच्छुओं के द्वारा निर्मित था। तो यह जो स्तूप है यह भारत के प्राचीन स्तंभ स्तूपों में से एक है, जो माना जाता है कि बुद्ध के अस्थियों पे निर्मित यह स्तूप लिच्छुओं के द्वारा बनाया गया है। यह स्तूप वैशाली में खरावना तालाब से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत इसका निर्माण किया गया है। चूंकि उस समय के स्थापत्य परंपरा के अनुसार यह स्तूप मिट्टी से निर्मित है जिसका व्यास केवल 8 मीटर का है। अशोक ने इस स्तूप को देखा और उसके ऊपर अगर हम इस स्थान को देखें तो वर्तमान स्वरूप में इसका उत्खनन करके इसके ऊपर इस प्रकार से आच्छादन किया गया है। यह उसका मूल स्वरूप हमें दिखाई देता है। जो मिट्टी है उस समय की स्तूप की यह वही प्रामाणिक मिट्टी है और उसके बगल में जो ईंटों का आच्छादन आपको दिखाई दे रहा है यह अशोक काल की रचना हम मानते हैं, जो जिससे हमें पता चलता है कि अशोक ने इस स्तूप को और ज्यादा उसका व्यास बढ़ाने का प्रयास किया गया। भारत में उत्तर भारत में जब 1958 में इसका उत्खनन किया गया तब वो उत्खननकर्ता कहते हैं कि इस स्तूप में उनको आयाग पट्टे के प्रमाण प्राप्त हुए जो दक्षिण भारत में बहुतायत में प्राप्त होते हैं। इसका जो कालक्रम है वह उन्होंने 4 क्रमों में बांटा है। 500 ईसा पूर्व जो यह स्थान है, उसके बाद अशोक के द्वारा जो यह है, उसके बाद कुषाण काल में और उसके बाद के काल में हमें उसकी रचनाएं दिखाई देती है। उत्खनन में एक धातु पात्र प्राप्त हुआ जिसमें तथागत की अस्थियां, शंख के टुकड़े और अन्य अवशेष प्राप्त हुए जो हमें बताते हैं कि यह प्राचीन 8 स्तूपों में से प्राचीन स्तूप रहा होगा। उत्खननकर्ता ने उस समय उसके प्लान बनाया है जो हमें दिखाई देता है कि इसका रचना इस प्रकार से की गई होगी और बाद के काल में ईंटों के निर्माण से इसका व्याप और उसके ऊपर स्थापत्य प्रभाव जोड़े गए हैं। ये उसकी उस समय की फोटो है जो हमें मिट्टी के स्तूप की रचना के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कि यह बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद का बना हुई प्रारंभिक भारत का प्राचीन स्तूपों में से एक स्तूप। यह अस्थि अवशेष हमें प्राप्त हुए थे जहां पे बुद्ध के धातु अवशेष ये उत्खनन में इस पात्र में हमें दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मिट्टी का स्तूप इस प्रकार से बनाया गया है। उसके साथ साथ वैशाली में अन्य स्तूप है जो अशोक के काल की रचना हम जिनको मानते हैं, जिसमें अशोक का स्तंभ भी है जिसकी चर्चा हम आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। उसके बाद हम सांची में आते हैं। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं यह सांची का स्तूप जो अत्यधिक लोकप्रिय है, मध्य प्रदेश में विदिशा में स्थित है और भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित अच्छी कंडीशन में स्थापित यह स्तूप है। भव्य अलंकरण और कलाकृतियों के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत तोरण और वर्णात्मक शिल्पों में बुद्ध की जीवन की घटनाएं, जातक कथाओं का विलक्षण प्रभाव हमें यहाँ पे दिखाई देता है।
स्तूप निर्माण के विविध कालक्रम आज आप देख सकते हैं। इस स्तूप की जो प्रारंभिक रचना है वो अशोक काल की है, जो आप सभी लोग नहीं देख पाते, क्योंकि अशोक काल के बाद शुंग काल में इसके ऊपर पत्थरों का आच्छादन किया गया। उसके बाद सातवाहन कालों ने इसमें तोरण का निर्माण किया। तो अशोक के काल का विस्तार हमें बाद के काल में दिखाई देता है। उसके साथ अशोक का स्तंभ भी हमें इसमें दिखाई देता है। यह स्तूप आप सभी भली भांति इससे जानते हैं, परिचित है। स्तूप का अंड, उसकी हार्मिका, छत्र यष्टि, वेदिका और तोरण द्वार। सांची स्तूप भारत के प्राचीन स्थापत्य उदाहरणों में से एक है। इसका प्राचीन नाम हमें चेतियागिरी, काकना, काकनय, काकना दबोद के नाम से जानते हैं। इसकी जो खोज है वो 1818 में की गई है। और अशोक का जो स्तूप था वह प्रारंभ में ईंटों से निर्मित था, और जो आप जो स्तूप देख रहे हैं उसका स्वरूप आधा था। शुंग काल में इसका आकार बनाया गया और सातवाहन कालों में इसमें तोरण का निर्माण किया गया। गुप्त काल में 4 दिशाओं में 4 बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित की गई। तो एक लंबे समय, लगभग 500 सालों का, 500 से 700 सालों का इतिहास हमें सांची स्तूप का दिखाई देता है। यह उसका प्लान है जो मार्शल की किताब में पब्लिश है, जो प्रारंभिक स्तूप हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो अशोक के स्तूप की बात करें तो अशोक का यह स्तूप इस प्रकार से बना गया होगा। शुंग काल में उसका आधार इस प्रकार से रहा होगा, और बाद के काल में इसके बाद यहाँ पे तोरण द्वार का निर्माण किया गया है। बहुत ही सुंदर, अलंकृत और असामान्य तौर पर हमें यह स्तूप दिखाई देता है, जिसकी सारी बातें भारत के तत्कालीन इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। उस समय की अगर स्थिति देखी जाए, आज का जो स्वरूप है उसको जगह पे लाने के लिए हमें ब्रिटिश लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस समय की फोटो देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा खंडहर की स्थिति में हमें यह स्तूप दिखाई देता है। मार्शल ने इसका उत्खनन कराया, और उन्होंने उत्खनन कराने के बाद स्तूप का जो मूल स्वरूप है जो आज हमें दिखाई देता है वो उन्हीं की देन हम मान सकते। उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे काम पे लगाया। यह अशोक का स्तंभ उस समय में आप देख सकते हैं गड़ा हुआ है। वेदिका का प्रमाण आप देख सकते हैं किसी छिन्न विच्छिन्न है। जो आज का श्रेय है यह ब्रिटिश मार्शल को आप सर जॉन मार्शल को आप दे सकते हैं। यह उसी समय की घटनाएं हैं, जो स्थापत्य परंपराएं उस समय में किस प्रकार से खराब कंडीशन में थी आप देख सकते हैं। अशोक के स्तंभ के ऊपर जो लॉयल कैपिटल है वो हमें इस प्रकार से यहाँ दिखाई देता है। उसके साथ मुख्य स्तूप के साथ वहां और अन्य 2 स्तूप दिखाई देते हैं, जिसको सारीपुत्र और मुग्धान के स्तूप मानते हैं। उसका भी उत्खनन किया गया है, जहां पे हमें उनके अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हमें बुद्ध के साथ साथ बुद्ध के भिक्षुओं के अस्थि अवशेषों पे स्तूपों का निर्माण के प्रारंभिक उदाहरण हमें प्रस्तुत करते हैं। अशोक का स्तंभ यह स्तूप के पास ही है, और जिसके ऊपर इस प्रकार से लॉयन कैपिटल रहा होगा, जो टूटे अवस्था में हमें आज सांची के संग्रहालय में दिखाई देता है। अब हम आते हैं देउर कोठार में। देउर कोठार उस समय उज्जैन क्षेत्र में, अवंती क्षेत्र में आता है, और यह वर्तमान में रेवा मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यह उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, और यह विंध्य पर्वत के बाद में जब आप मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो जैसे विंध्य पर्वत पार करेंगे सबसे पहले आपको देउर कोठार स्तूप ही मिलेगा। सब लोग ऐसा मानते थे कि कौशाम्बी से उज्जैन के लिए जो रास्ता जाता था वह उज्जैन होते हुए सोपारा मुंबई निकलता था, लेकिन जब इस स्थान की खोज हो गई 1999-2000 में, तब हमें पता चलता है कि कौशाम्बी से देउर कोठार होते हुए भरभूत तक का यह उस समय का अशोक काल का रास्ता था, जो यह स्तूप मिलने के बाद हमें पता चला। इस स्तूप की खोज बहुत अभी की रचना है, 20 सालों पहले ही यह स्तूप हमें प्राप्त हुआ है। यह स्तूप अगर हम देखें तो यह मौर्य काल की रचना है। इस सबसे पहले हमें इसकी भौगोलिक स्थिति को जानना चाहिए। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला है। यह आप इलाहाबाद से होते हुए जब इसको पार करते हैं तो यहाँ पे यह स्तूप निर्माण है, और यह एरियल व्यू से आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्तूप, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, यह सारे स्तूप का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण बौद्ध क्षेत्र, बौद्ध स्थल यह उस समय में रहा हो। यह
विंध्य पर्वत श्रृंखला है। जब आप विंध्य पर्वत श्रृंखला क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आते हैं, तब आपको देऊर कोठार का स्थल प्राप्त होगा। देऊर कोठार में मुख्य मौर्य स्तूप के अलावा छोटे छोटे अन्य स्तूप प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण क्षेत्र यह रहा होगा और भिक्षुओं के अस्थियों पे इन स्तूप का निर्माण संभवतः किया गया। यह वह स्तूप है जो मौर्य काल का माना जाता है, जो सबसे बड़ा स्तूप है, ईंटों की रचना है और इसका उत्खनन किया गया है। उत्खनन में हमें इस प्रकार के वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और भारत के प्रारंभिक वेदिका के प्रमाण हमें इस स्तूप से प्राप्त हुए हैं, जिसको हम मौर्य काल की रचनाएं मान सकते हैं और इसके आधार पर हम इसको मौर्य काल का मानते हैं। ये फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि अशोक का चुनार का स्तंभ है जो इस स्तूप के पास स्थित है, जो निश्चित तौर पर इसको अशोक काल की रचना मानते हैं। अब हम महाराष्ट्र में आते हैं, दक्षिण में जो सोपारा स्तूप है, जिसको वर्तमान नाला सोपारा में है। यह महत्वपूर्ण व्यापारी और बौद्ध केंद्र था, जो प्राचीन भारत में सुरपारक के नाम से जानते हैं। हेनसैंग स्वतः यहाँ पे आया है और वो यहाँ पे राजा अशोक के 5 स्तूपों के उल्लेख करता है। इसका उत्खनन सन 1822 में पंडित भगवानलाल इंद्रजी के द्वारा किया गया और उन्होंने उत्खनन केवल 4 दिनों का किया और उनका उत्खनन का मुख्य हेतु था कि बुद्ध की अस्थियों को प्राप्त किया जाए। तो इसलिए स्तूप के मध्य भाग में उन्होंने उत्खनन करना आरंभ किया और उनको इसके बीच में इस टॉप से 13 फीट नीचे उनको बुद्ध के कलश प्राप्त हुआ, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। वर्तमान स्थिति में यह स्तूप इस प्रकार से है और यहाँ पे उन्होंने उत्खनन किया था पंडित भगवानलाल इंद्र जी ने, जिसका रिपोर्ट उन्होंने 1882 में प्रकाशित किया है। स्तूप के आसपास जब अभी एएसआई ने उत्खनन किया, तब हमें पता चलता है कि छोटे छोटे मनोती स्तूप है, तो लंबे समय तक यह स्तूप प्रचलन में था। स्तूप के उत्खनन में हमें बहुत सारे अवशेषों की प्राप्ति हुई है। 13 फीट नीचे पीतल के एक बर्तन में हमें पीतल की 7 प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जो इस प्रकार से रखी गई थी और ये सारी प्रतिमाएं काल के अनुसार राष्ट्रकूटों की थी। तो जिससे पता चलता है कि राष्ट्रकूटों के समय तक ये स्तूप का प्रचलन था और राष्ट्रकूटों ने स्तूप के किस भाग को खोद के यह अस्थि अवशेष या मूर्तियां उसमें समाहित की थी। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे 4 पात्र एक के अंदर एक मिले हैं। चांदी के पात्र में पत्थर का पात्र, पत्थर के पात्र में स्फटिक का पात्र और सबसे अंत में हमें सुवर्ण पात्र प्राप्त हुए। सुवर्ण पात्र में हमें 13 मृदभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसको भगवान इंद्र जी भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र के तौर पे जानते हैं। उत्खनन में हालांकि जो उत्खनन करता है वह कहते हैं ये 7 करनी के द्वारा बनाया गया स्तूप है, लेकिन अगर हम इस स्तूप को देखें तो स्तूप के बगल में ही पास में ही हमें अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। जैसा हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख अशोक के स्तूप या स्थापत्य के पास में ही होते हैं, तो जैसे हम जानते हैं और अनुमान करते हैं कि जो प्रारंभिक स्तूप है वो निश्चित तौर पर राजा अशोक ने बनवाया होगा और उसी अशोक के स्तूप का बाद में विस्तार सातवाहनों ने कराया होगा और उसके बाद में राष्ट्रकूटों ने उसके बीच में अपने पीतल की मूर्तियों को डाला होगा। यही वो 8 मूर्तियां हैं जिसको मैत्रेय के नाम से जानते हैं। ये बहुत फेमस मूर्तियां हैं और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध मूर्तियों में हमें कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि, मैत्रेय, विपश्यी, सीखी, विश्वम्भु और काकणछुद्र के नाम से हम इनकी पहचान करते हैं, जो उनको सबसे ऊपर के क्रम में इंद्र जी को प्राप्त हुई थी। उसके बीच में उनको रजत पात्र, उसके बीच में स्फटिक का पात्र और उसके अंदर सुवर्ण पात्र प्राप्त हुए थे। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से एक पात्र के अंदर दूसरा पात्र ये सोपारा में प्राप्त हुए हैं और उसके अंदर ये सुवर्ण पात्र था। इसमें हमें 13 मिट्टी के बर्तन के अवशेष और अन्य बहुमूल्य कलाकृतियां प्राप्त हुई थी, जो निश्चित तौर पर बताती है कि कितना महत्वपूर्ण स्थान यह रहा। अभी हम वापस आते हैं बौद्ध गया में, जहां पे जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पे वज्रासन और जो वर्तमान में महाबोधि मंदिर है उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। महाबोधि मंदिर जो ऐसा माना जाता है कि मंदिर का जो प्रारंभिक निर्माण है वो राजा अशोक के द्वारा किया गया है और उत्खनन में भी कुछ ऐसे रचनाएं प्राप्त हुई है जिससे पता चलता है कि वर्तमान मंदिर के नीचे राजा अशोक ने कुछ स्थापत्य किए होंगे, जिसको हम भारत के सर्वाधिक प्राचीन मंदिर के तौर पे जानते हैं।
और बोध गया का जो मंदिर है वो अशोक के ईंटों के द्वारा निर्मित था और परवर्ती काल में उसका पुनर्निर्माण हुआ। अशोक ने केवल मंदिर का ही निर्माण नहीं कराया, उसमें वेदिका जो पत्थर की एक कंपाउंड वॉल थी, फाहियान उसका उल्लेख करता है, हेनसेंग भी उसका उल्लेख करता है, जिसका निर्माण अशोक ने यहाँ पे कराया। उसके साथ साथ यह वेदिका आप हमें आज जिस स्थान पे दिखाई देती है, अशोक के काल से यह विराजमान उस समय में नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है महाबोधि विहार की, यह है वज्रासन। वज्रासन ये ऐसा स्थापत्य अवशेष है एक, जिसको जहां ऐसा माना जाता है कि तथागत बुद्ध को सम्बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, उसको वज्रासन के नाम से जानते हैं, डायमंड चेयर के नाम से उसको माना जाता है। और तिब्बत में बौद्ध गया को वज्रासन के नाम से ही जानते हैं। अशोक में, चूंकि अशोक बौद्ध धर्म पे तिरेटम पे जाता था और ऐसा माना जाता है कि जब वो यहाँ पे आया है तब उसने जहाँ पे बुद्ध को धर्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सम्बुद्धि की प्राप्ति हुई है, वहां पे उसने वज्रासन की स्थापना की। सन 1872 में कनिंघम को सबसे पहले बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन मिला और जो धूसर रंग के पत्थर से निर्मित है, जिसका जो साइज है वो लगभग 7 फुट बाय 4 फुट का है और जिसके ऊपर ज्यामितीय अलंकरण बने हुए। यह वज्रासन भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है और चूंकि अशोक काल की रचना है, जो वज्रासन इतना प्रसिद्ध है कि भरहुत के स्तूप में भी आप उसका जो पूजन है वह देख सकते हैं। और भरहुत में एक इस अभिलेख में यहाँ पे लिखा गया है, भगवतो शाक्य मुनिनो बोधि। तो बोधि वृक्ष की पूजा का जो प्रारंभिक अंकन है वह हमें भरहुत में दिखाई देता है, जिसका श्रेय भी हम अशोक पे जाते हैं। यह उस समय की फोटोज है जो वज्रासन हमें अशोक का इस प्रकार से दिखाई देता है। जो अलंकरण है वो निश्चित तौर पर राजा अशोक का है और इस प्रकार से यह वज्रासन की स्थिति उस समय में रही होगी। अगर हम वज्रासन की फोटो को अगर पास से देखें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ज्यामितीय अलंकरण है और यही वो स्थान है जहां तथागत को सम्बुद्धि की प्राप्ति हुई है। और यह ज्यामितीय जो अलंकरण है निश्चित तौर पर अशोक के। वर्तमान स्थिति में जब उसका उत्खनन किया गया तब पता चला कि इसको चारों ओर से यह अलंकरण दिखाए गए। इसका अर्थ ये था कि जब अशोक ने इसका निर्माण कराया था तो यह पूरा स्थान खुला हुआ था और मंदिर उस समय पे बना हुआ नहीं था। यह मंदिर बाद की रचना है जिसने इस स्थान को एक साइड से छुपा दिया। भरहुत में 2 जगह पे यह वज्रासन की पूजा का उल्लेख प्राप्त हुआ है, एक आपने देखा है और ये दूसरा उल्लेख प्राप्त हुआ है जो निश्चित तौर पर बताता है कि वज्रासन इस स्थिति में रहा, जिसका श्रेय हमें राजा अशोक को देना चाहिए। वर्तमान स्थिति में आप वज्रासन को देख नहीं पाते क्योंकि बोधि वृक्ष है उसकी मिट्टी में वो छुप गया है। उसके साथ साथ उत्खनन में हमें और भी अन्य उपकरण प्राप्त हुए थे जो कुषाण काल के हैं, जो पता चलता है कि उसके ऊपर कुषाण काल ने स्थापत्य निर्माण किया होगा। अब स्तूप के बाद हम अशोक स्तंभ पे आते हैं। अशोक स्तंभ, जिसने राजा अशोक, वह पहला राजा है जिसने भारत में पत्थर के स्तंभों का निर्माण का प्रचलन किया। अभिलेखों में उसको शिला थंब के नाम से जानते हैं, जिसको धम्म स्तंभ भी कहा जाता है। यह धम्म स्तंभ जनरली बौद्ध केंद्रों में स्थापित थे और इस पे अशोक के अभिलेख और आज्ञाएं हैं। यह बहुत भव्य पत्थर से बने हुए हैं, एकाश्म पत्थर से बने हुए दिखाई देते हैं, जिनकी ऊंचाई 12 मीटर से 15 मीटर तक है। आकार में यह गोलाकार है, जो नीचे मोटे और ऊपर पतले होते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी खास विविधता, वैशिष्ट्यपूर्ण जो रचना है वह उनकी चमक है। एक शीशे की चमक इसके ऊपर दी गई है जो अशोक काल की देन है। और इनके ऊपर हमें सिंह, ऋषभ, हाथी, घोड़े, ऊंट और हंस इत्यादि प्राणी हमें दिखाई देते हैं, जो बौद्ध धर्म और पिटकों में भी उसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। ये मुख्यतः हमें उत्तर भारत से प्राप्त होते हैं और ये मानचित्र आपको इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनका निर्माण चुनार की खदान से किया गया है, जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और भारत में पत्थर के स्तंभों के यह प्राथमिक उदाहरण है और यह इस तरह से बनाए गए थे कि 2200 सालों से आज भी ये जैसे के वैसे स्थित। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुशल प्रबंधन अशोक का रहा होगा, कितनी दूरदृष्टि उसकी रही होगी कि जिसने इस स्तंभों का निर्माण कराया और जो आज तक टिका हुआ है। और इसी स्तंभों में से सारनाथ का स्तंभ से हमने भारतीय एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चक्र और सिंह को लिया। इसकी चर्चा हम करेंगे।
स्तंभों की स्थिति की उल्लेख हमें फाहियान करते हुए दिखाई देता है, हेनसेन करते हुए दिखाई देता है, और हमारे पास लगभग बहुत सारे दिल्ली से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हमें इनके स्तंभ दिखाई देते हैं। क्योंकि समय अभाव के कारण मैं थोड़ा जल्दी जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम वैशाली स्तंभ की बात करेंगे, जो बौद्ध अवशेषों के मध्य स्थित है। यह प्लेन स्तंभ है, इसके ऊपर कोई भी अभिलेख नहीं है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर की है और उसका जो व्यास है वो 127 सेंटीमीटर नीचे मोटा, और जैसे ऊपर जाएंगे वह कम होते हुए दिखाई देगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है वह सिंह जो उसके ऊपर में स्थित है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके स्थित है। तो हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध अपने अंतिम पड़ाव में कुशीनगर उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, तो उसी के ध्यान में रखते हुए संभवतः अशोक ने यह स्तंभ बनाया और सिंह को उत्तर दिशा में चेहरा करते हुए दिखाने का प्रयास किया। संकिशा में हमें हाथी दिखाई देता है, यह संभवतः उसका रिकार्नेशन इस प्रकार से रहा होगा। और यह भी स्तूप जो स्तंभ है यह आज छिन्न विच्छिन्न अवस्था में है, लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा है वह महत्वपूर्ण है। और अगर आप जूम करके देख पाए तो यह जो ज्यामितिक अलंकरण है, यही अलंकरण हमें वज्रासन में दिखाई दिए थे। तो यह प्रमाणित करते हैं कि अशोक के काल की रचनाएं हैं। रामपुरवा में हमें 2 स्तंभ मिले थे, जो फोटो हमें दिखाई देती है किस प्रकार से उसको खोदा गया है। यह बिहार के चंपारण जिले में है, जो भारत और नेपाल की बाउंड्री पे है। इसकी खोज एसीएल कार्लाइन ने 1876 में की थी। यहाँ पे 2 स्तंभ मिले थे, और जिसमें एक स्तंभ सिंह स्तंभ था और एक स्तंभ ऋषभ का स्तंभ है। सिंह स्तंभ में अभिलेख है और ऋषभ का स्तंभ में अभिलेख नहीं है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में है। और सिंह स्तंभ आज भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है। जो सिंह स्तंभ है जो कलकत्ता में है, ऐसा माना जाता है कि जो सारनाथ का स्तंभ है वह उसका पूर्वज रहा हो। वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो एकाश्म स्तंभ हमें दिखाई देते हैं, जिसका जमीन में खोदा हुआ, जमीन में गाड़ा हुआ जो हिस्सा है वो यह काला है, जो अनघड़ित है। जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है वह इस प्रकार से है। यही वो शीर्ष है जो सिंह शीर्ष है, जो कलकत्ता में रखे गए हैं। यह ऋषभ शीर्ष है, जो इस प्रकार से था, जो राष्ट्रपति भवन में रखे हुए। लौरिया नंदनगढ़ में भी हमें सिंह स्तंभ दिखाई देते हैं, जो बहुत आकर्षित है, और यह भी 33 फुट ऊंचा है, और यह भी अशोक काल की रचना हम देख सकते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ अपने आप में अद्भुत है और बौद्ध धर्म के धर्म प्रवर्तन का केंद्र रहा है। यह अपने आप में अद्वितीय माना गया है और स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण अशोक काल की इसको माना जाता है। चाहे विंसेंट स्मिथ रहे, जॉन मार्शल रहे, अलेक्जेंडर कनिंगम रहे, कृष्णदेव रहे, और बहुत अन्य इतिहासकार, कला साहित्यकार सब कहते हैं कि यह मौर्य काल की परमोच्च देन है भारतीय वास्तुकला को। और यह 4 सिंह एक में से पीठ सटाए हुए हैं, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उत्खनन में यह इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें दिखाई देता है। स्तंभ यहाँ पे था, स्तंभ के बगल में यह गिरा हुआ था, और इसके बगल में यह प्रसिद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन की मूर्ति है, जो भारतीय मूर्तिकला का परमोच्च केंद्र माना जाता है, जो गुप्त काल की रचना है। अशोक का जो संघ भेद का अभिलेख है वो हमें इस प्रकार से सारनाथ में दिखाई देता है। सांची की चर्चा की, सांची में भी हमें लगभग सारनाथ के जैसा ही स्तंभ दिखाई देता है, जिसके ऊपर इसी प्रकार से 4 स्तंभ रहे होंगे, जो वर्तमान स्थिति में सांची संग्रहालय में स्थित है। सांची स्तंभ का जो उर्वरित भाग है वो वहां पे स्तूप के बगल में ही इस प्रकार से विराजमान है। हमें अन्य स्तंभ के जो अवशेष है वो बोध गया, पाटलिपुत्र, लौरिया अरराज, निगाली सागर, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा इत्यादि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। जब हम देखते हैं तो यह स्तंभ जो है वो हमें मुख्यतः उत्तरी भारत में प्राप्त होते हैं। तो ऐसा क्यों उत्तरी भारत में प्राप्त होते हैं? तो अगर हम इसके ऊपर चर्चा की जाए तो ऐसा लगता है और ऐसा प्रमाणित किया गया है कि यह जो स्तूप है उसका जो निर्माण क्षेत्र था वह था चुनार, जो बनारस के पास, और चुनार से ही यह स्तंभ भारत के उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाए गए। पहुंचाने का जो साधन था वो गंगा नदी था।
गंगा नदी से ये स्तंभ यहाँ से वहां पसराए गए हैं। और वर्तमान स्थिति में ये पिछले महीने की फोटो मैंने खींची है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के उदाहरण जो अशोक काल के हैं, मौर्य काल के हैं, वो हमें आज भी वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। तो यह चुनार से यह उस समय में इस प्रकार से ये पत्थर तराशे गए और विभिन्न स्थानों में पहुंचाए गए। इसका भी एक अपना रोचक इतिहास रहा है, उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। जब 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक जब एक स्तंभ को परावर्तित स्थानांतरित करता है, तब वो एक किताब है सिरात फिरोज शाही, उस किताब में उसका वर्णन देता है। उस किताब में वो कहता है कि किस प्रकार से सारे सैनिकों को बुलाया गया स्तंभ निकालने के लिए। सैनिकों को कहा गया कि आप सारे हथियार लेके आइए, हथियारों से गड्ढा खोदा गया, स्तंभ को निकाला गया, स्तंभ को कपास, घास एवं पत्तियों से बांधा गया, चावल की भूसी और जो वूल थे वो आसपास फैलाए गए और बहुत आसानी से स्तंभों को गिराया गया। उसके बाद स्तंभों को रस्सी से बांधा गया, एक बहुत बड़े रथ का निर्माण किया गया और रथ के ऊपर यह स्तंभ डाला गया, उसको लोहे के हुक से बांधा गया। उसको रस्सी से बांधने के बाद जानवरों से यह खींचने का प्रयास किया गया। उस रथ इतना बड़ा था कि उसमें 42 पहिए लगे हुए थे और हर पहियों को 200 आदमी खींच रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक के मरने के 1500 साल बाद एक स्तंभ को जब इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, तब जाके 200 आदमी लग रहे थे, तो अशोक को कितना वक्त लगा होगा। उसके बाद यह स्तंभ नदी के किनारे में लाया गया और इस प्रकार से इस एक नाव बनाई गई जो उसका वजन पेल सके, और नाव में इस प्रकार से स्तूप को डाला गया और नदी के जरिए यह स्तंभ दिल्ली में पहुंचाया गया। दिल्ली में उसके लिए खड्डा खोदा गया, खड्डे में 3 फुट का खड्डे में जिप्सम और चूने को डाला गया ताकि वह स्थिर खड़ा रहे। उसके बाद फिर से उसको वैसे ही बांधा गया लकड़ी के भूसी वूल से और बहुत लोगों की सहायता से यह स्तंभ स्थापित किया। ये जानने का प्रयास यही कि 1300-1500 सालों के बाद एक राजा को स्तंभ खड़ा करने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, तो अशोक ने जो इतने स्तंभ इतने विभिन्न जगहों में बनवाए, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रयोजन, कितना बड़ा मैनेजमेंट और दूरदृष्टि राजा अशोक ने उस समय में दी। अब हम लेनी के ऊपर आते हैं, जिसको लेनी अथवा गुहा स्थापत्य मानते हैं। यह भारत में प्रथम उदाहरण है जो पत्थरों पे काट कर बनाए गए हैं और गुहा निर्माण का प्रारंभिक चरण हमें बिहार में गया जिले से दिखाई देते हैं। अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने यह गुफाएं बनवाई गई है और गुफाओं का जो निर्माण अशोक ने यहाँ पे कराया था, शीघ्र ही वह संपूर्ण भारत में और महाराष्ट्र में हमें दिखाई देता है। यहाँ पे 2 गुफाएं हैं, बराबर और नागार्जुनी, जहाँ पे इन गुफाओं का निर्माण किया गया। और यह गुफाएं अशोक काल की है जो पहली बार चट्टानों को खोदकर बनाई गई है, जो अशोक के पॉलिश यहाँ पे हमें दिखाई देती है। अगर हम देखें तो यही वो चट्टान है जिस चट्टानों में हमें यह गुफाएं दिखाई देती है, जिसमें सुदामा गुफा, यह सुदामा गुफा है जो प्रारंभिक रचना है। और उसके बाद यह अंदर की उसकी स्थिति है जो गजब पुष्टाकार छत है, जो आप देख सकते हैं कि उसका जो अंदर का कक्ष है वो वर्तुलाकार है और आयताकार सामने का कक्ष है। जो सबसे महत्वपूर्ण लेनी है उसको हम लोमश ऋषि के नाम से जानते हैं। जब भारत के बाद के आने वाले सारे लेनियों के लिए एक बेंचमार्क के जैसे काम करता है और दक्षिण भारत में प्रामुख्य से महाराष्ट्र में जितनी भी लेनियां इसके बाद में बनाई गई है, उसका जो अनुकरण है वो इसी के आधार पर हमें दिखाई देता है। यह अंदर की रचना है, चूंकि यह अनफिनिश्ड है, लेकिन फिर भी यह हमें उस काल की महत्वपूर्ण रचना जो अशोक काल की देन है बताते हैं। कुंडीवते जो लेनी है मुंबई की और जो लोमस ऋषि है, उन दोनों में समानताएं आप देख सकते हैं। किस प्रकार बिहार से मुंबई आने में इतने कम समय में यह इन्फ्लुएंस प्रभाव हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम आते हैं राजप्रसाद में। राजप्रसाद के जो उदाहरण है उसको सभागार के नाम से भी जानते हैं, वह हमें पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। और पाटलिपुत्र में उत्खनन में हमें
80 स्तंभ युक्त स्थापत्य के प्रमाण मिले। जो स्तंभ मिले हैं वो अशोक के स्तंभ से बहुत ज्यादा मिलते हैं और मानते हैं कि अशोक ने ही इन स्थापत्य का निर्माण कराया होगा। प्रारंभ में उसको राजप्रसाद कहा गया है और बाद में इतिहासकार उसको सभागार मानते हैं। यही सभागार मानते हैं जहां पे अशोक ने तृतीय बुद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह पुरावशेष बहुत महत्वपूर्ण है जो कुम्हरार के उत्खनन से हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो उत्खनन में हमें अगर आप देखें तो वह उत्खनन का यह चित्र है जहां पे अशोक के स्तंभ इस प्रकार से गिरे हुए दिखाई देते हैं। यह अल्तेकर महोदय का उत्खनन था। उसके बाद ये इस प्रकार से स्तंभ वहां विराजमान थे। यह प्लान था जहां पे आप देख सकते हैं कि 80 स्तंभ इस प्रकार से एक में एक से बगल में स्थित किए गए हैं जो भारत के प्रारंभिक सभागार या स्थापत्य के तौर पर जाना जाता है। उदाहरण में हमें इस प्रकार से अशोक के स्तंभ प्राप्त होते हैं और स्तंभ के ऊपर इस प्रकार से कैपिटल दिखाई देता है। अशोक ने स्तूप के साथ साथ बहुत सारे विहारों का निर्माण कराया है और ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे अशोकाराम विहार और अन्य विहारों का निर्माण भी उसने कराया है जिसके स्थापत्य हमें अन्य अन्य जगह पे प्राप्त होते हैं। अशोक ने मूर्ति कला का भी आरंभ भारत में किया। पहली बार मूर्ति पत्थर की बनी मूर्तियों के उदाहरण हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अशोक के स्तंभों पे पशुओं का अंकन हमें दिखाई देता है। धौली के चट्टान में हाथी हमें दिखाई देता है। दीदारगंज की यक्षिणी यह अपना एकमात्र उदाहरण है जो हमें बताता है कि किस प्रकार से यह एक सुंदर मूर्ति हमें उस काल की दिखाई देती है जो मूर्ति कला का एक अनुपम चरण हमें उस काल में बताता है। यह एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। धौली जहाँ पे अशोक का अभिलेख है वहां पहली बार पत्थर में किसी मूर्ति का निर्माण भारतीय इतिहास में दिखाई देता है और यह धौली का हाथी एक नई शैली का जन्मदाता है जो इसके बाद के काल में हमें भारतीय पुरातत्व में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि स्थापत्य या पुरातत्व में अशोक की विरासत हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। तो राजा अशोक के पूर्व हमें भारतीय इतिहास में मूर्ति कला का अभाव दिखाई देता है। स्थापत्य कला के प्रारंभिक चरण हमें दिखाई देते हैं और हमें लेखन कला के सीमित साक्ष्य है। बौद्ध धर्म के साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अशोक के काल में आते आते मूर्ति कला की शुरुआत दिखाई देती है। स्थापत्य कला का पुनर्निर्माण हमें दिखाई देता है। लेखन कला के विस्तृत साक्ष्य आप लोग देख सकते हैं और बौद्ध धर्म के पुरातत्वीय प्रमाण हमें भारतीय उपमहाद्वीप में और भारत के बाहर भी हमें दिखाई देते हैं। और अशोक के काल के बाद की अगर चर्चा करें तो संपूर्ण भारत में मूर्ति कला का विस्तार दिखाई देता है। संपूर्ण भारत में स्थापत्य कला का विस्तार दिखाई देता है। स्थापत्य ईंटों से पत्थरों से निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है। संपूर्ण भारत में अभी राजा लेखन कला का उपयोग कर रहे हैं और बौद्ध धर्म का विस्तार भी हमें इस काल में दिखाई दे रहा है। आता तू हात लावला ना फटका दे ना रुवी। एक जी सर। एक मिनट मेरा माउस थोड़ा सा अगर हम उसको देखें अशोक का योगदान तो पता चलता है कि जो स्तूपों का विकास है वो अशोक के काल से शुरू हुआ। स्तूप के समय में स्तंभों का निर्माण अशोक के काल में दिखाई देता है और यही अशोक के काल की रचनाएं हमें बाद में बड़ी होते हुए दिखाई देती है। अशोक ने जहां जहां अपने स्तंभ बनवाए, अपना अभिलेख बनवाए, वहां बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हमें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेख हमें दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं और सातवाहनों के काल में जो अशोक के अभिलेख हमें धौली से लेके नीचे मास्की तक प्राप्त होते हैं उसके बीच में कई स्तूपों का निर्माण हमें दिखाई देता है जो भारत में अशोक का
एक विरासत के तौर पे हम जान सकते हैं। अशोक ने ईंटों का निर्माण शुरू किया। अशोक के काल के बाद शुंग काल में जो बौद्ध धर्म के दृश्य स्थापित किए, उसमें भी अशोक का योगदान है। और इसी का अगला चरण हमें भारत में बुद्ध की मूर्तियों से अन्य धर्मों की मूर्तियों का प्रचलन हमें अशोक के काल से ही हम उसको रख सकते हैं। अशोक ने पहली बार पत्थरों पे अपने संदेश खुदवाए, और बड़ी ही साधारण बात है, उसके बाद आने वाले सारे राजा, जितने राजा हमें दिखाई देते हैं, सारे राजाओं ने इसका अनुकरण किया और सारे अभिलेख उन्होंने पत्थरों पे खुदवाए। तो अशोक ने जो काम किया, वो सारा काम अन्य राजाओं ने उसका अनुकरण किया। यह उसका एक उदाहरण है। अगर हम देखें तो आने वाले सारे राजाओं ने, चाहे वो सातवाहन रहे, चाहे वो गुप्त रहे, पुलकेशी का चालुक्य रहे, चोल रहे, हर्ष रहे, जितने भी राजा है, उन्होंने पत्थरों पे अभिलेख खुदवाए। यही नहीं, स्तंभों को भी अभिलेख खुदवाए। जैसे ये स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, ये अशोक का ही अनुकरण है, जो उसके 500 साल के बाद भी जीवित था। भारतीय इतिहास में किसी राजा को यह स्थान नहीं प्राप्त हुआ जिसका अनुकरण इतने लंबे समय तक चला रहे। तो यह अशोक ही राजा दिखाई देता है जो इतना अनुकरणीय है। मैंने केव की बात की, जो लोमस ऋषि के बाद भारतीय भाजा, कार्ले, अजंता में जो चैत्य गृह विहार का निर्माण हुआ, वह वहीं से 12 बार केव से शुरू होते हुए हमें दिखाई देता है, जो बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान विरासत अशोक की मानी जाती है। इन चित्रों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार लोमस ऋषि से जो परंपरा शुरू हुई थी, वो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुई। स्तंभ जो अशोक ने स्तूप के समीप स्थापन किए थे, वही अनुकरण बाद में बौद्ध और हिंदू लोगों ने शुरू किया। कार्ले में आप देख सकते हैं किस प्रकार उसका अनुकरण किया गया अशोक के स्तंभ का। यह मेहरौली का स्तंभ है, जो अशोक के स्तंभ का ही एक प्रतिरूप है। और राष्ट्रकूटों के एलोरा में आप देख सकते हैं कि ये विजय स्तंभ, यह भी अशोक का ही अनुकरण का अगला स्वरूप हम मान सकते हैं। तो हम देखते हैं अशोक भारत का एकमात्र राजा जिसके शिल्प का अंकन प्राप्त है। भारत में अन्य कोई राजा नहीं दिखाई देता जिसके अंकन हमें इतना अत्यधिक मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होता है। वह एकमात्र राजा है जो प्रजा को संतान कहता है, एकमात्र राजा है जो प्रजा से बात करता है, और यही राजा है जो धम्मघोष का प्रवर्तन करता है। यह भारत का और विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा है। इसका स्थान हमें विभिन्न ग्रंथों में, समकालीन ग्रंथों में और हजारों सालों के बाद ग्रंथों में दिखाई देता है। अभिलेखों में इसकी उल्लेख की जाती है। कई आख्यानों में, कथाओं में भारत से बाहर चीन, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, थाईलैंड में हम उसको पाते हैं। और भारत में ही नहीं, विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला वह एकमात्र राजा हमें दिखाई देता है। और इसी अपने महान कार्य से इसको हम अशोक द ग्रेट, महान राजा कहते हैं। वह अपने आप को कभी भी महान नहीं कहता है, हम उसको महान कहते हैं, उसको कार्यों को देखते हैं। अंततः अशोक का योगदान के बारे में चर्चा करते हैं। पुनः एक बार मैं कहूंगा कि भारत में पहली बार पत्थर ईंटों का स्थापत्य का उपयोग अशोक ने किया, जो हजारों वर्षों तक उपयोग में होता रहा। अगर अशोक पूर्ववर्ती भागों के अनुसार मिट्टी के स्तूप बनाता तो हमारे पास ये स्थापत्य अवशेष शिल्लक नहीं रहते। अशोक की ही रचना थी कि उसने ईंटों का निर्माण कराया, जिसके कारण हमारे पास ये अवशेष स्थित है। और उदाहरण के लिए भारत में सबसे ज्यादा जो स्थल है वो बौद्ध स्थल ही प्राप्त होते हैं, जो विरासत के तौर पे जाने जाते हैं। पत्थरों के स्तंभों का जो प्रयोग बाद के काल में है वो अशोक की ही देन है। गुफाओं का निर्माण का प्रारंभ अशोक काल की देन है। पत्थरों में शिल्प का निर्माण अशोक काल की देन है। भव्य राजप्रासाद जो बाद में हमें हर जगह दिखाई देते हैं, वह अशोक के काल से ही फॉलो होना शुरू हुआ है। अभिलेखों का प्रारंभ, स्तूप के विकास या स्तूप का जो अलंकरण है उसका विकास भी अशोक से प्राप्त होता है। विहारों का अत्यधिक निर्माण हमें अशोक के काल में प्राप्त होता है। और धर्म प्रसार के जरिए भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अपने भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाला एकमात्र राजा अशोक के नाम से हम जानते। तो मैं अपना जो व्याख्यान है वो यही समाप्त करूंगा। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों से धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, और पुनः अतुल भोसेकर सर का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने मत पक्ष प्रकट करने के काबिल समझा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस हिसाब से, और मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, इतना बढ़िया ढंग से सम्राट अशोक के पुरातत्वीय अवशेष पर आपने इस सम्राट का व्यक्तिमत्व उजागर कर दिया।
और जब मैं आपके स्लाइड्स देख रहा था, तो मैं सभी से थोड़ा-सा एक शेयर करना चाहता हूँ। करीबन 30-32 साल पहले जब मैं कुम्भराहार गया था, उस वक़्त वहाँ का उत्खनन जो है, वो बिल्कुल हो गया था और वहाँ पर मैंने वो लंबी सारी जो लकड़ी थी, जो जिसको कहा जाता है कि सम्राट अशोक का महल था वो, और वो करीबन लकड़ी 150-200 फीट ल लंबाई की थी और जो बिल्कुल आड़े पड़ी हुई। आज अगर आप कुम्भरार जाओगे, तो कुम्भरार को सारी जो चीज़ें थी, जो सम्राट अशोक की विरासत है, वो बिल्कुल मिट्टी के नीचे गाड़ दी गई। वहाँ पर एक गार्डन जैसा माहौल किया गया है। तो मुझे काफ़ी शॉक हुआ, आश्चर्य भी हुआ और एएसआई की इस बात के ऊपर मैं काफ़ी नाराज़ भी हूँ कि इतनी अच्छी धरोहर जो थी, जो 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 स्लाइड आपने दिखाई थी कुम्भराहार की, तो वो सारी की सारी आज मिट्टी के अंदर दबाई गई है और पता नहीं चल रहा वो लकड़ियाँ कहाँ गई है। वो महल के जो दरवाजे थे, वो महल की जो नक्शियाँ थी, नक्काशीदार काफ़ी लकड़ियाँ थी वहाँ पर, वो बिल्कुल गायब हो गई है। तो रियली सरप्राइज़। और दूसरी बात जब सांची के 2 और 3 नंबर का जो स्तूप है, जब उसकी मरम्मत कुछ कर रहे थे वहाँ पर एएसआई, और वो उन्होंने बाँस की लकड़ियाँ सब जगह पे लगाई थी बाँस की, और मैं ऐसा था कि दौड़ते-दौड़ते चले गए और बाँस के ऊपर चढ़कर वो जो हर्मिका थी, वो हर्मिका अंदर मैंने हाथ डालकर थोड़ा करीबन एक 10-12 मिनट वहाँ पर मैंने ध्यान भी किया, क्योंकि एक ऐसा अवसर था वो कभी ज़िंदगी क किसी को भी मिलेगा नहीं। शायद सिर्फ़ एएसआई या पुरातत्वविद को ही मिल सकता है। लेकिन वो लंच आवर था और सारे जो मज़दूर थे वहाँ पर वो चले गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने सिर्फ़ वो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे उनको कहा कि भई आप ज़रा सिक्योरिटी गार्ड का फ़र्ज़ निभाओ, मैं ऊपर चढ़ के चले जाता हूँ। और मैं वो पूरी की पूरी वो जो दोनों भी जो स्तूप थे, वहाँ पर चढ़कर गया था। वो बाँस का सहारा पकड़-पकड़ कर चला गया था। बहुत ही बढ़िया सर। और आपका जो व्याख्यान रहा है, मेरे हिसाब से आज हमारे दर्शकों को एक बहुत ही अच्छी ढंग से सम्राट अशोक का व्यक्तिमत्व समझने में ये आपका व्याख्यान काफ़ी मदद किया। मैं अपने सारे दोस्तों को विनंती करता हूँ कि अगर किसी को कोई प्रश्न है, तो सर उसका उत्तर दे दें। Uh, Wonderful to listen to you, Dr. It's Bolka, sir, you have done a wonderful thing. First of all, sadhuvat to you that you have brought wonderful speakers. Every day they have been doing very well. And today was superb. You know, I haven't even blinked my eyes. Okay, great. Wonderful, very good. And I am happy that I could see Sanchi once again. It is wonderful. It is still preserved. It should be seen by people. And sir, the speaker, sir, wonderfully well. And we salute your hard work to preserve such a lot of information within this short period. Thank you very much. Absolutely. I'm very glad to hear that. Thank you very much, sir. And I wanted to know, श्रीलंका में जो ब्रीच कैंडी पर दंत और नख वाली बात है, जिसको कहते हैं कि उनके मृत्यु के बाद केस जो थे बुद्ध के वो जले नहीं थे, क्या ये सत्य है नख और केस की बात, या ये किंवदंती है? See, I am an archaeologist, and as for the I know, but I believe still, I just wanted to know. No, see, I mean, the Buddha more has a of a- very powerful image everywhere. But an archaeological perspective, I believe in a scientific term, and it was burned, and his ashes was divided into the 8 segments that we all know in Okay. archaeological as well as in the literary sources. The other thing, maybe Atul Bhosekar sir will be explained very fine. Thank you very much, sir. But wonderful. किसी को और कोई प्रश्न है? सर मला विचारा, प्रश्न पूछिएगा. अरे जी. सर सुरुवातीला मी हे म्हणतो की विराग सरांचं आहे ना आजचं व्याख्यान खूप अभ्यासपूर्ण आणि आहे ना सगळ्यांना मार्गदर्शक असंच होतं आणि माहितीतही पुष्कळ भर पडली. आणि दुसरा प्रश्न होता विराग सर आमच्या नागपूरला होते आधी
हे मला वाटतं. हो, बरोबर. आणि मनसरमध्ये सर जे उत्खनन झालं त्यावेळेस शंखलिपीबद्दल आहे ना, तिथे अभिलेख मिळालेले आहे. ते शंखलिपीचे अभिलेख अजूनपर्यंत पठनीय झाले नाही. म्हणजे त्याची लिपी अज्ञात आहे आजही. पण तिला वाचू शकले नाही. तर त्या लिपीबद्दलचे काही जे अभिलेख आहेत ते कुठे उपलब्ध नाही. कोणाला अभ्यास करायचा असेल तर तेही आहे ना त्यांना उपलब्ध होऊ शकत नाही. तर अशी याबद्दल आहे ना काय करता येईल? हा माझा प्रश्न होता. अतुल भोसेकर सर स्वतः लिपी तज्ञ आहेत. ते जास्त नाही. प्रामाणिकपणे उत्तर देऊ शकतात. नाही, नाही. बेसिकली सर शंखलिपी जी आहे, दक्षिण भारतातल्या अनेक मंदिरांवर आपल्याला पाहायला मिळते. तिथल्या हिंदी में हेलो। हिंदी में बोलो तो जी अच्छा हाँ। रहेगा। जी, जी। ये जो शंखलिपि है, ये दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिरों के अभिलेखों में दिखाई देती है। महाराष्ट्र में ये रामटेक में दिखाई दिया है और ऐसा नहीं कि इसका लिप्यांतर नहीं हो सकता है, इसका लिप्यांतर हो सकता है। लेकिन हो सकता है शायद कोई सामने नहीं आया उसका लिप्यांतर करने में। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों के अंदर जो शंखलिपि में कुछ अभिलेख मिले हैं, उसके ऊपर विद्वानों में कुछ एक वाक्यता नहीं है। हर एक जन अपने-अपने ढंग से सोच रहा है। उसका मुख्य कारण है, शंखलिपि के स्वर और वर्णमाला पूर्णतः हमें मिले नहीं हैं अब तक। जो भी मिले हैं, आधे अधूरे मिले हैं। इसीलिए विद्वानों उसको सही ढंग से उसका लिप्यंतर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आशा है कि आगे के शायद अगर और भी कुछ अ, अभिलेख अगर शंखलिपि में मिल जाते हैं, तो हो सकता है कि उसके जो संशोधक हैं, अभ्यासक हैं, वो उसको सही ढंग से उसका लिप्यंतर कर सकेंगे और हमारे सामने उसका भाषांतर भी आ सकता है। कुछ अक्षरों के मिले हैं, कुछ धम्मलिपि के साथ उसके जुड़े होने के कारण उसके कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आज के तारीख में। जी। कोई प्रश्न है? विराट हाँ सर सर, मेरा सवाल था। हाँ जी। हाँ, जय हिंद सर। हाँ। जैसे सर ने बताया कि कुछ स्तंभ महान सम्राट अशोक के बाद में लेने जाने में इतनी दिक्कत हुई और बाद में वो स्तंभ जहाँ लिए जाते थे, वो सर बाद में खड़े किए गए या फिर कहीं म्यूजियम में ये रखे हुए हैं? ये स्तंभ कहाँ पर? हाँ, कहीं पर रखे है हुए हैं। हाँ जी सर। कौन सा स्तंभ है लेकिन? जो बाद में नामशेष होने वाले थे और जो बाद में सर ने बताया कि वाया रिवर से लेके गए। अच्छा, अच्छा। हाँ। नहीं, वो दिल्ली क्या प्रश्न है, मैं समझ नहीं पाया। आप नहीं, मेरठ का जो स्तंभ है, दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ है, हाँ, 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 वो जैसे आपने बताया कि उन्होंने वो नदी पार करते हुए सारी चीज़ लेके हाँ, आए। तो उनका हाँ, कहना तो वो स्तंभ अभी कहाँ पर है? अभी भी वहीं पे है, वहीं फिरोज पर शाह है। कोटला में, फिरोज शाह दिल्ली में कोटला, स्थित। दिल्ली में स्थित है। हाँ। आज भी Thank you उसको so देख much. सकते आप देख सकते हैं, आज भी वही विद्यमान है। हाँ, यहाँ पर हाथ रेज़ किया हुआ है, कोई वंदना आईफ़ोन से। हाँ वंदना जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। विचारा सर. हो, विचारा, विचारा. हेलो. हेलो. हाँ, बोला। मैं ऑडिबल? या Yeah, you are एब्सोल्युटली. audible. सर, सारू मारू में जो अभी शिलालेख मिले हैं, हाँ। सारू मारू में जो शिलालेख मिले हैं, वहां पर अशोक को कुमार अशोक कहा गया है. तो वो शिलालेख अशोक ने ही खुदवाए हैं या किसी दूसरे ने खुदवाए? क्योंकि वो विदिशा के आसपास का है शायद. तो वहां पर सिर्फ राज्यपाल थे ना तब अशोक, तब वो किंग नहीं बने थे. तो उन्होंने वो खुदवाए हैं या दूसरे किसी ने खुदवाए, यानी बिंदुसार या और कोई, ये जानना है. बिंदुसार तो मर चुके थे तब तक। ऐसा लगता है कि वो अशोक ने नहीं खुदवाया है। अशोक के स्मरण में किसी ने तो भी वो अशोक अभिलेख खुदवाया है किसी अन्य आदमी ने। अशोक अपने अभिलेख की जो बातें करता है, वह बातें उस अभिलेख से मैच नहीं करती है। अशोक अपने आप को जो जिस बातों से बातें बताता है और जो उनका ढांचा है, उस ढांचे से विपरीत हमें ये सारू मारू का अभिलेख दिखाई देता है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं खुदवाया, लेकिन किसने खुदवाया यह हम नहीं कह सकते। ये कौन थे? संभवतः सारू मारू में जो बौद्ध केंद्र रहा होगा, वहां के किसी ने यह अभिलेख खुदवाए गए।
इसमें थोड़ा सा और विस्तार से अगर हम देखें तो पता चलता है कि अशोक जब उज्जैन में जा रहे हैं, देवी से जब उनका विवाह हो रहा है, तो देवी पहले से ही लगता है कि बौद्ध धर्मीय थी, और उनके जो पुत्र थे वो भी बौद्ध धर्मीय थे। उनका प्रभाव उनके ऊपर रहा होगा, और इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप बाद में यह अभिलेख खुदवाया होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है कि अपने अलग अलग मत रहे हों। जी। और संभाजी भोजने, कृपया अपना प्रश्न पूछिएगा। हेलो सर. हेलो सर. जी। हाँ। नमो बुद्धाय, जय भीम सर. हाँ अच्छा। माझा प्रश्न असा आहे की मुंबईमध्ये जो मलबार हिल एरिया आहे, तिथं कमला नेहरू पार्कमध्ये ज्याला हँगिंग गार्डन म्हणून सुद्धा ओळखतात, तिथं एक अशोक स्तंभ आहे. तो ऐतिहासिक आणि प्राचीन आहे. त्याच्या मागचा इतिहास काय, त्याच्याबद्दल सर माहिती मिळेल का थोडक्यामध्ये? माफ करा, मला त्याबद्दल माहिती नाही, त्या स्तंभाबद्दल. राइट राइट. हॅलो. हॅलो हॅलो सर. हॅलो. हा सर, त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती मिळेल का? नाही नाही, सरांनी सांगितलं त्याच्याबद्दल त्या एक्झॅक्टली स्तंभाबद्दल माहिती मला माहिती नाहीये. नाही, मला हा, क्षमस्व. कारण ओके सर, ठीक. आर्किओलॉजिकली त्याचं अजून व्यवस्थित मला वाटतं सर रिसर्च आणि डॉक्युमेंटेशन व्हायचं आहे. नाही झालं त्याच्यामुळे. नाही झालेलं आहे त्याचं, हा. आणि त्याला तसं आहे स्कोप करण्यासाठी. काही जण म्हणतात ते मौर्यकालीन आहे, काही जण म्हणतात की उत्तर मौर्यकालीन आहे. तर ह्याच्यावर आणखीन अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. यस. ठीक है सर. और थैंक किसी यू. को थैंक यू और सो किसी मच. को कोई प्रश्न है? सर, मैं बात करना चाहती हूँ हाँ सर. जी, हाँ जी, बोलिए. सर, वहाँ कितने उस वक्त जो शिलालेख थे वहां पर ना सर, अशोक सम्राट के शिलालेखों पर जो लिखा था देवान प्रिय, वो क्यों लिखा था सर? लोग देवाने की बड़े बड़े लोग थे, यही अर्थ है ना सर? हाँ सर. नहीं नहीं, उनका प्रश्न ये है सर कि हाँ. अशोक के जो अभिलेख है, पीयम धम्मलिपि देवानम पियन पियदसि, तो ये देवानम पिय का अर्थ क्या है? ये देव है यानी भगवान वगैरह जो आज के तारीख में हम कहते हैं, या देव मतलब बड़े विद्वान और इंटेलिजेंट लोग? मैंने अपने इसके शुरुआत में ही बताया कि राजा अपने आप को देवानाम प्रिय कह रहा है, देवताओं का प्रिय कह रहा है. ऐसा मानते हैं कि यह उसने उपाधि ग्रहण की थी, जैसा लोग कहते हैं कि जब वो बौद्ध धर्म के प्रति प्रभावित हो गया है, तब ये नाम ग्रहण करके देवान पियन पियदसि के नाम से अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, और इसीलिए वह नाम यह ले रहा है, जिसको हम देवताओं का पित्र के नाम से आज हम उसका प्रस्तुतिकरण करते. अशोक अपने आप को लोगों के सामने इसी नाम से प्रस्तुत करना चाह रहा था, इसलिए वो अपने आप को अशोक नहीं कहता. केवल 4 अभिलेख या कुछ ऐसे ही अभिलेख हमारे पास है जिसमें उसका नाम प्राप्त होता है. तो ऐसा लगता है कि राजा का प्रिय नाम इस प्रकार से रहा होगा, और यही परंपराएं हमें बाद में भारत में दिखाई देती है, जब राजाएं अपनी उपाधि लेते हुए दिखाई देते हैं, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ. ये जो बात का क्रम है, ये इसी का परवर्ती चरण है, जब राजा एक दूसरे नाम के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं. संभवतः उसका प्रारंभिक चरण यही रहा हो. सर यहाँ पर जस्ट आपकी अगर आज्ञा हो तो थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ. इसमें सर देवानंद पिय की एक और 2 बातें निकलती हैं पाली प्राकृत का जब उसका भाषांतर करते हैं. तो एक है कि जब वो कहता है कि देवानंद पियदसि, तो इसका मतलब है देवताओं का प्रिय. इस तरह का भाषांतर करीबन 1800 सालों के बाद यानी 1850 के बाद उसका ट्रांसलेशन किया गया. लेकिन हालांकि अगर पाली प्राकृत भाषा के हिसाब से, उसके व्याकरण के हिसाब से हम चले जाते हैं, तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं. एक, भगवान बुद्ध को भी देव कहा गया है, जैसे पाली त्रिपिटक में बहुत सारी जगह पे बहुदेवा मनुष्याच, तो इस ढंग की जो वंदना है तो उसमें भगवान बुद्ध को देव कहा है. तो सम्राट अशोक ने जब भगवान बुद्ध के विचार को अपनाया और अच्छी ढंग से उसका जो प्रचार और प्रसार शुरू किया, तो उसने खुद को, अपने आप को देवानम पियदसि कहना शुरू कर दिया कि मैं देवों का प्रिय, देवताओं का प्रिय. देव मतलब
भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य हूँ, इस ढंग से उसने अपने आप को शुरुआत की थी। दूसरा एक मतलब निकलता है कि पाली के अगर हम देखते हैं डिक्शनरी में, तो देव का मतलब होता है कि समाज के उच्च स्तरीय इंटेलिजेंट लोग। जैसे आज के तारीख में आज भी हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, इनको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोग, क्योंकि उन्होंने काफी पढ़ाई की है, संशोधन किया हुआ है। तो उस जमाने में भी कुछ लोग जो बड़े स्तर पे होते थे, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, तो उनको देव कहा जाता था। तो हो सकता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में ये भी कहा कि मैं इंटेलिजेंट लोगों का प्रिय हूँ, क्योंकि उसके जो विचार थे, वो विचार हो सकते हैं कि वो उस वक्त के, उनके काल के जो भी इंटेलिजेंट लोग थे, उनको काफी पसंद आए होंगे। हो सकता है, बिल्कुल। और हो सकता है कि उस हिसाब से तो ये 2-3 अर्थ निकलते हैं। और ऑफ कोर्स जैसे संशोधन या संशोधक में कुछ होता है, तो कई संशोधक इसको अलग ढंग से भी पेश करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर ट्रांसलेशन किया गया है कि बिलव्ड ऑफ गॉड्स, देवता को, बिकॉज़ उन्होंने देव को सीधा की तरह ट्रांसलेशन कर दिया। हालाँकि देव ये उपाधि जो भगवान को दी जाती है, ये करीबन हमें दिखाई देता है, ये 16-17वीं शताब्दी के बाद भगवान के रूप में हमारे सामने आती है। तो हो सकता है ये, दैट इज़ अनदर थिंग। या और किसी को कोई प्रश्न है? मेरे ख्याल से सर हम लोग अभी इसको और यहीं सर पर और एक सवाल सर। हाँ जी, हाँ जी। सर वो सिंह की मुद्रा, इसका अर्थ क्या है? जैसे कि सिंह की प्रतिकृति बनाई गई थी वहाँ हर हर जगह पर। मुझे लगता है कि भोसेकर सर आप ही इसका उत्तर दीजिए। नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं, सिंह के प्रति क्या है, ये तो जिसको हम कहते हैं कि द लायंस रोर, इस नाम से जाना जाता है एक्चुअली अंग्रेजी में। इसका मतलब है सिंहनाद। सिंह ये धम्म का प्रतीक है। तो भगवान बुद्ध को हर समय में, यानी जब भगवान बुद्ध को मनुष्य के रूप में ढांचने के पहले उनकी जिस ढंग से उनकी प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी, वो उसमें से सिंह एक था। सिंह का मतलब है कि ये सिंहनाद किया हुआ है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वो सिंह का प्रतीक के रूप में है। और आप देखते हैं कि उस काल में लोगों की ये धारणा थी, और आज भी हम लोग देखते हैं कि जंगल में जब शेर दहाड़ता है, तो पूरा जंगल जो है कांप उठता है। उसको पता चलता है कि सिंह जो है ये कहीं आसपास है, हमारे नजदीक है। तो इसी ढंग से धम्म की जो प्रतीकात्मक सिंह के रूप में दिखा है कि जब धम्म, जब विचार उसके फैलते हैं, उसका प्रसार होता है, तो पूरी दुनिया जो है उससे हिल जाती है या उसका आचरण करना शुरू कर देती है। तो धम्म, सिंह जो है ये धम्म का प्रतीक है, राइट? तो इसी से सर मेरे ख्याल से आज हम आपका जो व्याख्यान है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सर। दोबारा बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने पेश किया सम्राट अशोक को उसके पुरातत्व अवशेष के बल पर। और मैं सभी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कल इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। कल सम्राट अशोक की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। वो 2326वीं जयंती है। बड़े धूमधाम से मनाइएगा अपने अपने तौर पर, और शाम को दोबारा हमारे सभी के साथ जुड़ जाइएगा। और एक व्याख्याता आप में हमारे बीच आने वाले हैं, और एक नए विषय सम्राट अशोक से निगडित उनके और एक व्यक्तिमत्व को हमारे सामने वो पेश करेंगे। तो विराट सर बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। साधु साधु साधु। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। थैंक यू सर।